गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक खूबसूरत फ्रेश सी मॉर्निंग के साथ फील करने की बात है भाई। अच्छी नहीं होगी मॉर्निंग अगर आपका दिल खुश होगा, आपका दिल सुकून में होगा, आपकी नींद पूरी हुई होगी तो अच्छी लगेगी। और स्पेशली एक्साइटमेंट होती है वो जो अनकरीब आपके प्यारों के जो इवेंट्स होते हैं उसकी आप तैयारियां कर रहे होते हैं एक एक्साइटमेंट के साथ। शॉपिंग, कपड़े, जो उसकी ज्वेलरी है, जो उसके एक्सेसरीज़ है वो आप मुझे पता है इस वक्त बाज़ारों में बड़ा रश है क्योंकि सबके ख़ानदान में कोई ना कोई इवेंट, कोई ना कोई शादी ऐसी है। और उसके बाद फिर आप बुकिंग कराते कि इस शादी पे मेरी इतनी करीबी दोस्त की शादी है, मेरी इतनी करीबी कज़न की या मेरी बहन की या मेरे भाई की या मेरी देवरानी जेठानी आ रही है उसकी शादी है। तो आप क्या करते हैं, ख़र्चा करते हैं कि भाई मैं तो सैलून में बुकिंग कराऊँ तो मैं प्रोफेशनल मेकअप कराऊँगी, बाल बनवाऊँगी। क्या क्या ख्वाब होते हैं ना हर किसी के, क्योंकि एक्साइटमेंट का जो वो होता है ना, एक्साइटमेंट उरूज पर होती है उस वक्त और उसकी वजह से आप अपने बचे हुए बचाए हुए पैसे भी निकाल लेते हैं। मगर कभी कभार सब चीज़ों पे पैसे खर्च कर लिए, आप कहते हैं यार मेकअप आर्टिस्ट जो है ना वो वाली सस्ती है, वहाँ सेल लगी हुई है, चलो उधर चलो। अरे उधर तो चले जाते हैं क्योंकि कोई रिसर्च नहीं करते आप कि वो जो मेकअप आर्टिस्ट है वो आपका अहम दिन ख़राब कर सकती है। कपड़े बन गए ना वो पहले से नज़र आ जाते हैं, जूते, पर्स वगैरह वगैरह जो सारी चीज़ें पहले से पता चल जाती हैं। लेकिन जो मेकअप है उसका रिज़ल्ट उसी दिन पता चलता है कि आपके ऊपर कैसा मेकअप हुआ, आप क्या बन गए हैं। सो आज का शो बेसिकली यही है। बड़े दिल में ख्वाब सजाए लोगों ने, लेकिन गलत मेकअप आर्टिस्ट के पास जाने से उनका जो इवेंट बर्बाद हुआ, यानी कि एक वो नाइटमेयर बन जाता है वो इवेंट जिसके आप महीनों से ख्वाब देख रहे होते हैं कि आपने अपना बेस्ट ऑफ लगना है और आप गलत हाथों में पड़कर वो दिन भूलते नहीं कभी, बल्कि बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द के मजाक उड़ा रहे होते हैं उस दिन का। अक्सर आपके हस्बैंड्स कहते हैं ओए होए उस दिन तो मैंने पहली दफ़ा चुड़ैल देखी है, और पता नहीं क्या क्या नामों से आपको पुकारा जा रहा होता है। और वो बजाय इसके कि वो दिन आपकी ज़िंदगी में यादगार रहे, वो इवेंट आपकी ज़िंदगी में यादगार है, उल्टा एक नाइटमेयर बन जाता है, बुरा एक्सपीरियंस बन जाता है। सो आज कुछ ऐसे ही होने वाला है। हम आपको पहले से ही समझा बुझा के भेजेंगे कि जिसके पास भी आप जा रहे हैं वो आपकी बर्बादियाँ ना मचा सके। आपको थोड़ी सी अवेयरनेस होना चाहिए, कुछ तो पता होना चाहिए जो आपके साथ होने वाला है। जब आप टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी ये सब चीज़ें ख़रीदते हैं तब भी तो आप जाते हैं ना और रिसर्च करते हैं कि अच्छा जी कौन सा है, किसने क्या कहा है, क्या अच्छा चल रहा है। गाड़ी ख़रीदते हैं या कोई भी ऐसी चीज़, तो इसीलिए ये रिसर्च हम आपको बताएंगे, हम समझाएंगे आज के शो में। हमारे पास यहाँ मेकअप एक्सपर्ट्स होंगे, साथ साथ कुछ ऐसे लोग जिनके ख्वाब चकनाचूर हुए वो भी होंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। शादियों का सीजन, हर तरफ इनविटेशन कार्ड्स, हर तरफ दुल्हने, हर तरफ मेकअप, जोड़े, इंस्टा भरा हुआ है अलग अलग रील से। यहाँ सेलिब्रिटी शादी हो रही है, यहाँ कोई आम शादी हो रही है, मगर उसमें भी ख़ास तैयार हुए हुए लोग नज़र आ रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है भाई। आजकल तो मुझे इंस्टा रील्स देखने में एक धूम धड़का खाली शहर में ही नहीं, मुल्क में ही नहीं, बल्कि इंस्टा पे भी मचा हुआ है। तो हमारे एक्सपर्ट्स जो कि निशानदेही करेंगे कि ये इनके साथ क्या बर्बादी मच गई, ये इनके ख्वाब किस तरह चकनाचूर हो गए। हमारे साथ है एक तरफ वाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड कैसे हैं आप? मॉर्निंग। गुड मैं मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक, और इतना खूबसूरत ये सेट है, मैंने टीवी पे ही देखा था और आज मैं सेट पे आया तो हर तरफ पहली दफा इधर फूल, इधर फूल, और सब इधर फूल, गोभी का फूल। और मेरी दूसरी तरफ है बीनिश परवेज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप बताइए। बस बहुत बिजी चल रहे हैं। किस तरह आई आई हूँ नो सुबह आई नो भाई, 6 बजे आँख खुलना मुश्किल थी। सीजन है, आप I लोग know. देर से फ्री होना, पूरा दिन काम करना, हाँ। और फिर निदा रात में किसी ना किसी की दावत अटेंड करना, और फिर उसके बाद सुबह 6 बजे का अलार्म लगा के उठना है। लेकिन भाई ये है बट आई ना डिड इट फॉर यू। भाई ज़रूरी है, मतलब एक वो होता है ना कि जैसे ARY और मैं एक साथ कनेक्टेड हो चुके हैं, पहचान बन गई जी। अच्छा ARY निदा, यासिर भी है मेरा सरनेम और ARY भी हो गया है सरनेम। तो उसी तरह तुम्हारी और वाजिद और जितने भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो हमारे पास
रेगुलर हैं उनकी भी एक पहचान बन चुकी है। या उनके वहाँ। डेफिनेटली सो वो वाली चीज़ है। तो आज हम आपको कुछ लोग जो बेचारे फंसे हुए हैं, जिनके ड्रीम्स थे, जिनकी एक्सपेक्टेशंस थी, जिनकी एक्साइटमेंट थी, वो पूरी झाग की तरह बैठ गई है क्योंकि उनके साथ कुछ बुरा हो गया है। और उनके साथ क्या बुरा हुआ है उन्हें खुद नहीं पता बेचारों को कि अच्छा। हुआ क्या है उनके साथ। हर कोई फंसा हुआ है, हर कोई हर नहीं, हर कोई नहीं। देखो जिसको पता है ना, जिसको थोड़े सेंस है कि भाई मेरे ऊपर तो ज़्यादा मेकअप नहीं सूट करता, या मेरे ऊपर ये वाला मेकअप सूट करता है, या अब जैसे लाइक बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी खवातीन बड़ी सेंसिबल है, सीख गए हैं हाँ। प्रोग्राम्स देख देख के माशाल्लाह से। देखो अगर आप वाजद इफ़ यू जस्ट गो ऑन यूट्यूब और सिर्फ आप निदा के ब्यूटी वाले शोज़ ही फॉलो करना स्टार्ट कर लें तो आप कितना लर्न करते हैं। तो अब लोगों ने लर्न करना शुरू कर दिया, प्लस इंस्टाग्राम प्लस यूट्यूब, और लोगों के अंदर पिछले आई थिंक नई जनरेशन स्पेशली उनके अंदर ब्यूटी का और मेकअप सीखने और मेकअप करने का सेंस जो है वो आई थिंक पिछले 3-4 सालों में बहुत ज़्यादा भी डेवलप हुआ है, बिकॉज नाउ एवरीबडी हैज़ कैमरा हियर ऑन देयर पाम, तो उनको तस्वीरें भी खींचनी है, सेल्फी, तो अच्छा, ये वाली एक और- अवेयरनेस ज़्यादा है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, आजकल मेकअप की टेक्निक्स बहुत आसान हो गई हैं। ओह यस, ठीक है, पहले जो चीज़ मुश्किल होती थी, नहीं हो रही, वो अब अगर आप सीख रहे हैं, आप देख रहे हैं इंस्टा पे या तुम लोग बता रहे हो, तो आजकल मेकअप सिखाना ज़्यादा आसान है बनिस्बत पहले की। पहले थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज था। पहले जो आपके ब्रांड्स थे वो उस लेवल पे उनके फार्मूलाज इतने इजी टू यू नो एप्लीकेट नहीं थे। Exactly. एप्लीकेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट होती थी। हाँ। आपको बहुत प्रो होना पड़ता था, आपको एक प्रोफेशनल स्कूल जाना पड़ता था, और लोग जो है वो इतने हैसल से गुजरना मुश्किल समझते थे। हाँ। एंड देन ऑल्सो वन थिंग आई वुड स्टिल अग्री कि अभी भी मौजूद नहीं होती, वो ये होती है कि एवरीबडी इज़ नॉट एन आर्टिस्ट, बट हाँ रेप्लिकेट करना और बेसिक को हैंडल कर लेना हर कोई कर लेता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मुलेशन। मैंने कल मतलब लाइक मुझे कुछ पिक्चर्स आई, मेरे ख़ानदान की ही शादी थी कोई, और उसमें मेरी एक बहुत ही प्यारी सी भाभी जो कि वैसे दिखने में इतनी प्यारी हैं बग़ैर मेकअप वगैरह, ये सॉफ्ट प्यारी शक्ल है, उन्होंने मेकअप किया हुआ था, पूरा लाल आई शेडो लगाया हुआ था और लाइट ब्राउन कलर की आईब्रोज की हुई थी। उनको लग रहा था कि लाइट ब्राउन आईब्रोज करने से मैं सॉफ्ट लुक आएगा, मगर वो मतलब मैं हैरान रह गई। मैंने कहा ये तो अगर मुंह धो के चली जाती तो ज्यादा प्यारी लगती, नहीं, और इतना पुग्गे वाले बाल बनाए हुए थे। इंस्टाग्राम और ये जो यूट्यूब ने एक्चुअली सत्यानाश मार दिया है चीज़ों का, पर्सनली मुझे जो लगता है, क्योंकि अब हर किसी को हर कुछ करना है। जो आपके ऊपर अच्छा नहीं भी लग रहा है आपको वो भी करना है, आपको कंसीलर भी लगाना है, आपने कलर करेक्टर भी लगाना है, आपने इतनी सारी चीज़ें लगानी है। अच्छा क्या होता है कि जो इंस्टाग्राम की जो रील्स होती हैं वो 10 सेकंड 15 सेकंड की होती हैं, और उसको लोगों को नहीं पता कि उसके पीछे कोई 3 घंटे की मेहनत है, उसके पीछे एडिटिंग है, उसके पीछे फिल्टर लगे हुए हैं, और उस चक्कर में लोग डिजास्टर कर लेते हैं, अपने आप को डार्क कर लेते हैं। जिनके ऊपर ग्लिटर अच्छा नहीं लग रहा वो ग्लिटर लगा लेते हैं। सॉकेट लाइन को कैसे एनहांस करना है लोगों को, अभी भी मैं बहुत सारी क्लासेस अभी भी देता हूँ। अभी मैं देखिए हर कोई आर्टिस्ट नहीं होता ना। दिस इज व्हाट आई सेड, दिस इज व्हाट आई सेड, आर्टिस्ट नहीं होता। लेकिन वो जो निदा की पॉइंट ऑफ व्यू है कि अवेयरनेस बहुत, पहले लोगों को मेकअप कहाँ ना शौक होता था ना, लोग दावतों में, पराई दावतों में कौन मेकअप अच्छा करके बिनिश, पहुंचा मुझे हुआ लगता है कि पहले वही स्टाइल होता था मेकअप जो था पहले, बड़े बड़े आईब्रो। आप देखेंगे 70 जब करिश्मा कपूर और ये सारे थे, वो बड़े बड़े पफ थे, वो बड़ी बड़ी आईब्रो, वो उस वक्त वही फैशन था। तो टाइम के साथ साथ अब चेंज होती चली जैसे गई। मुझे लाइनर मुझे पता है, वो मेरा जो सटल था, जो बीनिश का हो गया, वाजिद का होगा कि यूं करके लाइनर लगाया परफेक्ट, वो मुझसे नहीं नहीं होगा, लगता। तो क्या करती हूँ मैं, सेफ गेम ब्लेंडिंग, हाँ बिल्कुल ब्लेंड कर लूंगी, क्योंकि मैं इससे बदतर जलजला वाला लाइनर लगा के। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि लोगों को अल्टरनेटिव्स मिल गए। एग्जैक्टली। पहले लोगों के पास अल्टरनेटिव्स भी नहीं होते थे। लोगों को अवेयरनेस इसलिए नहीं होती थी बिकॉज यू सी इंटरनेट हैज मेड एवरीबॉडीज लाइफ इजी। जहाँ आप ये कह रहे हैं ना कि लोग ब्लंडर्स करते हैं, वो 4 दफा ब्लंडर्स करने के बाद कुछ ना कुछ सीख भी जाते हैं। हाँ ये तो है। तो यहाँ एक शादी में चला गया हमारा कैमरा, ओह और वहाँ कैमरा जब गया तो जो बेचारों के ड्रीम्स थे उनको खुद नहीं पता कि उनके साथ हुआ क्या है। तो जब उनको नहीं पता तो चलो हम बता देते, और उनके ज़रिए कम से कम आप, उनकी तो बर्बादियाँ मच गई, मगर उनके ज़रिए
कम से कम आपकी बर्बादी, आप बर्बाद होने से बच जाएंगे, क्योंकि वो इवेंट जिसके लिए आपने महीनों तैयारी की, कपड़ा लिया, काम करवाया, उसके ऊपर चक्कर लगाए बाजारों के, बाल तो मेकअप तो ज्वेलरी, एक एक जगह चक्कर लगा लगा के पेट्रोल खर्च करके, जूता, पर्स, पता नहीं क्या क्या खरीदा, और एंड रिजल्ट ये निकला। और आपको समझ नहीं आ रही कि इतनी मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट क्यों नहीं आया। हम आपको बताते हैं आज। चले भाई कैमरामैन, खोलें अपना कैमरा, दिखाएं लोगों के दुखी दर्द दिल। जी हाँ भाई, आवाज़ नहीं आ रही है मेरी हमें। बहन की आईलिशेस उतर गई है और अभी बारात भी नहीं आई है, इवेंट भी शुरू नहीं हुआ, अभी से आईलिशेस उतर गई। तो इतने महंगे पॉलर से तैयार होने का क्या फ़ायदा? भाई इनकी बहन की यानी दुल्हन की अभी बारात नहीं आई, और आप आई मेकअप भी आपने क्लोज देखा कि माशाल्लाह रेड कपड़ों के साथ पर्पल आई शेडो के साथ, और आई लैश भी उखड़ गई। चलो आई मेकअप के ऊपर हम बाद में जाएंगे, ये आई लैश उखड़ने का क्या रीज़न है? प्रॉपरली देखें, आईलैश लगाना प्रॉपर ग्लू के साथ, उसमें बहुत सारी चीज़ों का टेक केयर करना पड़ता है। सबसे पहले कि आप ग्लू की क्वालिटी चेक करें, बिकॉज योर ग्लू इज़ योर मेन की। ठीक है, अगर आपका ग्लू अच्छी क्वालिटी का नहीं है या उसकी ग्रिप सही नहीं है तो ये वाले मसले होते हैं। प्लस एप्लीकेशन भी एक ट्रिक से होती है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको एज एन आर्टिस्ट आपको मेक श्योर करना है कि ब्राइड की अगर लग रही है, मतलब देखें आम लोगों की फिर भी चलो चीज़ें चल जाती हैं, ब्राइड की अगर आप लगा रहे हैं तो एज अ ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट आप कैसे ये कर सकते हैं कि आपको यही नहीं पता है कि जब आपने लैश लगाई है तो यू नो यू हैव टू, हम चेक करते हैं कि यू नो वो उस मजबूती से लगी हुई है या अच्छा, नहीं। मुझे एक बात आप लोगों से ये पूछनी है, हमें यानी जो अपने ऊपर आईलैश लगवा रही है लड़की या औरत, उसको कैसे पता चलेगा कि ये पक्का काम हुआ है? ओके, पहले तो देखिए, ऑफ कोर्स अब आप पाकिस्तान में हैं तो हमको यही जो अभी जैसे बेनिश ने बोला कि क्वालिटी चेक करनी चाहिए। अगर आपको लेट सपोज अच्छी क्वालिटी नहीं मिल रही है तो भी तो हमको लगाना ही है ना। तो लगाने की टेक्निक क्या होती है कि सबसे पहले जो आप लैशेज होती है, जो हम पूरी लैशेज लगा देते हैं, तो सही प्लीज है। पूरी लैशेज ना लगाएं। हाँ। चाहे वो आपकी 2500 की लैशेज हो, चाहे वो 3000 की हो, चाहे वो 200 यानी की कि हो। अगर मेकअप आर्टिस्ट पूरी लैश आपकी आंख पे लगाने हाँ, लगे तो आप उनसे कहें उनको मना "Please करें, कट कर लें कट आप।" करें तो हाँ। आउटर साइड हमेशा आप काटें। ठीक है। और जब लैश गम लगाते हैं उस लाइन के ऊपर, उस जो लैश कॉर्नर के ऊपर जब गम लगाते हैं तो मेक श्योर करें कि वो जब आप लगा रहे हो तो वो ड्राई होने वाली है। फौरन गीली गीली अगर आप वेट लगा देते यानी तो वो- आपका कहने का मकसद है वो डैम्प होनी चाहिए, डैम्प जरा होनी सी चाहिए, नमी हाँ, उसमें होनी थोड़ी सी चाहिए। नमी होनी चाहिए और सूखने वाली हो। अच्छा, और फिर उसके बाद जब लगाने का सही तरीका क्या है कि हम क्या करते हैं कि हम बोलते हैं कि जी आंखें बंद कर लें। जब आंखें बंद करते हैं तो यहाँ पे फाइन लाइंस होती हैं, ठीक है, जब आप वो करीब हुई भी होती हैं, जब आप खोलते हैं तो वो टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से लैश चिपकती नहीं है, वो निकलना शुरू हो जाती है। तो दुल्हनों के लिए जितने भी स्टाइलिस्ट देख रहे हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट देख रहे हैं, जिनको लैशेज लगाने में मुश्किल होती है, तो सबसे पहले वो लैश के नीचे मस्कारा लगाएं। मस्कारा लगाने से क्या होता है, आपकी जो लोअर लैश होती है वो हार्ड हो जाती है। जब आप लैश लगेंगे तो वो आराम से चिपक जाती है, वो निकलती नहीं है, वो उसी के ऊपर स्टे करती है। हम पहले क्या करते थे, मस्कारा लैश लगाया फिर मस्कारा अटैच कर रहे हैं तो और वो उतर रही होती थी। और वो तो आपने क्या करना है कि आंख खोलना है और नीचे देखना है। जब आप नीचे देखेंगे तो आपकी डायरेक्शन नीचे होगी और यहाँ पे फाइन लाइंस आपके नहीं पड़ेंगे। तो जब आप ऑफ कोर्स वो जब गम सूख रही होगी, आप जब रखेंगे उसके ऊपर तो आपकी वो आराम से, और मेक श्योर करें कि आपने लैश को ऐसे करके एक एंगल बना देना है, मोड़ लेंगे तो वो आराम से पूरा शेप जब उसका बना हुआ होगा, क्योंकि जो उसका बैंड हाँ, बैंड होता है बैंड ना, वो उसका- थ्रेड जो होता है वो कभी कभी स्ट्रेट हाँ। होता है, तो आपको उसको थोड़ा सा दोनों एजेस से पकड़ के ना थोड़ा सा मूव करना पड़ता है, to क्योंकि make it a आंख little हमारी round. बादाम जो की शेप हाँ, में वो to make शेप it a बन जाएगा। little जब वो round. आलमंड शेप हो जाएगा, आप रखेंगे तो आपकी लैश कभी भी नहीं अच्छा, अब इसी दुल्हन पे दूसरा सवाल। एक तो आपको एक पॉइंट नोट करें, इन्होंने कहा कि अगर आप किसी सैलून में जा रहे हैं तो आपको उनको कहना है खुदा के वास्ते पूरी लैश उठा के मेरी आंख पे ना लगा दे, मेरी आंख पे लगाने से पहले उसकी कटिंग करें, उसको फोल्ड करें। और जैसे अगर खुद इंसान की लैश लगी है और वो उतरने वाली है तो आपको क्या फीलिंग होती है, क्या क्या हो रहा चुभना होता शुरू हो जाती है, ऐसे, पानी आना शुरू हो जाता है। ओके। पानी आता है, हाँ। चुभती है। और दूसरा, इस ब्राइड का आई शेडो देखिए बुरा नहीं लगा हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा लगा हुआ है। ओके। आप समझिए, बहुत पपड़ियाँ सी बनी हुई एग्जैक्टली। हैं। अच्छा, ये जो वेलवेट वाले आई शेडो होते हैं, हाँ। इसको आपने, इसकी भी लगाने की एक टेक्निक है। आपने पहले फिंगर टिप के साथ, अगर आप ब्रश से लगा रहे हैं या फिंगर टिप के साथ लगा रहे हैं, पहले आपने ड्राई लगाना है।
अच्छा। ड्राई लगाने के बाद फिर फिंगर को गीला करके उसको इतने पानी के साथ उसको ब्लेंड करना कि वो बिल्कुल एक स्लीक सैटिन से लुक आ अच्छा, जाए। मतलब जो बिल्कुल सिर्फ excess शाइन, हाँ पानी लगाने का मकसद ये हो जो एक्सेस वो तर पाउडर जाएगा, होगा वो तर जाएगा और तर सिर्फ जाएगा। स्किन के ऊपर आपकी शाइन आएगी, तो आपकी लाइंस नहीं बनेंगी। हाँ। ठीक है, जितने अच्छा देखो, जैसे अब बहुत सारे आई शेडोज आ गए, तो उसमें ना क्रीमी आई शेडोज भी बड़े इन है। तो बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट मेकअप खरीद तो लेते हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्रीमी को अप्लाई कैसे करना है, क्या क्रीमी के साथ ड्राई आई शेडो लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। जैसे हुदा में काफ़ी ऐसे पैलेट्स हैं जिसमें 2-4 क्रीमी है, तो फिर पाउडर वाले हैं, फिर शिमर वाले, इस तरह मिक्स पैलेट्स आ गए और लोग खरीद तो लेते हैं लेकिन एप्लीकेशन का उनको तरीका नहीं पता। तो ये बताओ मुझे जो लगता है क्रीमी क्रीमी वाले जो है ना, देखिए जो क्रीमी है ना वो आपके अपने लिए सेल्फ के लिए है। क्या आप खुद जो आप लगा सेल्फ रहे हैं? जब मेकअप कर रहे हो तो क्रीमी आप अपने लिए, ब्राइड के लिए आप क्रीमी नहीं हो, या हाँ आप कोई मॉडर्न कोई चीज कर रहे हो, कोई ग्लैमरस मेकअप कर रहे हो, जो फोटो में आपको शाइन चाहिए, आपको ना चमक चाहिए, तो आप क्रीमी लगा सकते हैं। या आप कोई रनवे फैशन वीक फैशन शो कर रहे हैं, या इस तरीके से जो आप अपना पार्टी मेकअप पे कहीं बर्थडे पार्टी पे जा रहे हैं, किसी उसमें जा रहे हैं, तो आप वो क्रीमी शेडो लगा सकते हैं। लेकिन दुल्हन के लिए मैं पर्सनली मना करूंगा, क्योंकि आप रो भी रहे होते हैं, वेस्टर्न ब्राइड्स भी, क्योंकि क्रीम जो होती है थोड़ी देर बाद जब आप आँख खोलते होते हैं तो क्रीसेस बनना शुरू हो जाती है, सो उसको अवॉइड करें। या ठीक तो है। क्रीम आपके पर्सनल यूज के लिए, फैशन शूट के लिए आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं आजकल जो ग्लास स्किन का आ गया है, अच्छा ग्लास स्किन भी उनके लिए जिनकी स्किन बहुत ज्यादा क्लियर है, ठीक है, वो उसके चक्कर में लोग इतना शिमर लगा लेते हैं कि वो तस्वीरों में ऐसा लगता है मुंह पे तेल निकल गया है और मुंह गोल लगना शुरू हो जाता है। हाइलाइटर जो है वो आपके फीचर को एनहांस करने के लिए है। आप हाइलाइटर से भी पतले लग सकते हैं अगर हाइलाइटर का एंगल आपका अच्छा हो। इट्स ऑल अबाउट एंगल। बहुत सारे क्या करते हैं लोग, यहाँ पे भी लगा लेते हैं भर के चीक्स पे और नाक भी, तो वो ऐसा लगता है, अच्छा नाक पे तो हमेशा ऑयल आ ही जाता है, तो इस टिप के ऊपर हाइलाइटर अवॉइड करें। सेंटर को हाईलाइट करें, सेंटर को, ताकि जब आपका सेंटर होगा तो पूरा फेस वैसे ही छोटा लगेगा। सो इस तरीके से हाइलाइटर हो गया या क्रीमी आई शेडो हो गया, आपको इस तरीके से लगाना है। सही सही। अच्छा, अब जैसे इन्होंने पर्पल और इस तरह का आई शेडो इस्तेमाल किया हुआ है, अच्छा अब जैसे आप खुद गए मेकअप कराने, तो किस तरह मेकअप आर्टिस्ट को मना करें कि भाई मेरा रेड जोड़ा है तो पर्पल ना लगाइएगा? करती हैं लड़कियां, डिस्कशन करती हैं, व्हाट डू दे लाइक, मुझे डार्क आइज चाहिए, मुझे डार्क लिप्स चाहिए। बहुत सारी लड़कियां आके स्पेसिफिकली डिस्क्राइब करती हैं कि मुझे रेड लिप्स वाली ब्राइड बनना है, या मुझे डार्क आइज चाहिए, रेड लिप्स नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें तो आई थिंक अब तो लड़कियों ने बात करना मेकअप आर्टिस्ट से शुरू कर दिया है और आपको चॉइसेस डिस्कस बता करना देते चाहिए, हैं। हाँ। डिस्कस करना चाहिए, ताकि क्योंकि मैं तो जो मेरी ब्राइड्स होती हैं मैं उनको एज ए सेलिब्रिटी ट्रीट करता हूँ और मैं उनको इतना कंफर्ट देता हूँ बातें करते हुए, अच्छा रिश्ता। कुछ सैलून वाले जो है ना वो बहुत डांट देते हैं बेचारी ब्राइड्स को। नहीं, ये गलत या है। वो डांट देते हैं कि आप चुप करें, आपको क्या पता। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अच्छे अच्छे की बात करी हूँ मैं, जो मैंने चीजें सुनी है लोगों से, अच्छे अच्छे सैलून मैंने भी सुनी है। जहाँ भरी हुए होते शीशा हैं नहीं देखने देते हैं लोग। हाँ हाँ, जी, शीशा नहीं देखने देते हैं लोग। क्योंकि या उनके मैंने खुद पास सुना है कितने लोग, दिनेश, मसला ये होता है उनके पास रश इतना होता है, तो होता क्या है कि वो अगर एक की इतनी बात सुनते रहेंगे तो जो पीछे लाइन लगी हुई है ना, वो कमर्शियलाइज्ड इतने Yes, होते हैं। तो हाँ, मसला ये है। और फिर लोग सिलेक्ट भी वही जगह करते हैं कि हाँ जी जहाँ बहुत रश होगा हम तो वहीं जाएंगे, इसका मतलब कि वो अच्छी जगह होगी। अच्छी जगह, हाँ, ये वो दिस वाली इज अनदर मिसकॉन्सेप्शन। हाँ, ये एंड कर- ऑल्सो आई थिंक कि आप अपने मेकअप आर्टिस्ट से उसी दिन तो ज़्यादा बात ना करें जिस वक्त आप बुकिंग करने जाएं। आप उस वक्त ही अगर छोटी सी एक मुलाकात हो जाए, जो भी मेकअप आर्टिस्ट है, बेशक आप बुकिंग मैनेजर करता है हर सैलून में, लेकिन होता है कि जो मेकअप आर्टिस्ट है आप उससे अगर 10 मिनट उस दिन दे दें तो इतना ज़्यादा आपके बिग डे पे आपको हैसल लेने की ज़रूरत भी नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, नेक्स्ट के क्यों देखो, मैं इतनी प्यारी तैयार हुई थी और मैंने मैक्सी ली थी इस शादी के लिए, इतनी एक्साइटेड थी, मैंने कहा था कि सबसे ज़्यादा प्यारी लगूंगी। और अभी जो है ना मुझे सिद्रा बता रही है कि मेरा सारा शिमर फैला हुआ। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि मैं इस शिमर का क्या करूं, जबकि पार्लर वाली को मैंने बोला भी था कि इस कदर का मेरा शिमर नहीं लगाओ, लेकिन नहीं, मान ही नहीं रही थी वो मेरी बात। मतलब उससे तो सपाट शिमर लगा के भेज दे, वो तो कोई वैम्पायर, कोई भूत बेचारी की शक्ल बना दी है। वो क्या सोच के गई थी, करीब से देखे जरा। वाजिद की शक्ल पे दर्द आ गया था उनका। मैं सिर्फ पूछूं, अब उस पहली वाली मासूम दुल्हन को हम अल्लाह। डिस्कस नहीं कर सकते? नहीं आप दूसरी एक पूछते मिनट हैं। सिर्फ। अच्छा, और ये दुपट्टा दुल्हनों के पीछे कर देते हैं बिल्कुल। दुल्हन है कोई, वो अच्छा। टार्जन थोड़ी है, कोई रेसलिंग लड़ने थोड़ी जा रही कि आपने पूरे दुपट्टे पीछे किए हैं। दुल्हन का आप एक दुपट्टा आगे लेके आए, उसका जरा सिमेट्री बनती है, नजाकत आती है, प्यारी लगती है। पूरा दुपट्टा, हाँ पूरा कह रही दुपट्टा है, पीछे। कह रहे हैं वो टार्जन थोड़ी है।
हाँ, मैं स्पेशली मैं उन फोटोग्राफर से मैं गुजारिश करता हूँ, या अल्लाह। क्योंकि जब हम दुल्हनों के दुपट्टे सेट करते हैं हाँ। तो प्लीज फोटोग्राफर अपनी फोटोग्राफी के लिए दुपट्टे पिने खोल के पीछे ना करवाएं। मेरी लास्ट ईयर मेरी नीस लंदन से आई थी शादी होके, लंदन से आई हुई थी शादी के लिए, और मैंने उसका दुपट्टा बहुत प्यारा सा आगे सेट किया, पूरा आगे हाथ पे ला के पूरा ड्रेप किया। में तस्वीरें देखूं तो सब में ऐसा लग रहा है कि यूं करके बैठी हुई है। तो मैंने बोला ये क्या किया, तो बोलती है वाजिद मामू उसने ऐसे कर दिया फोटोग्राफर ने। तो मैंने ना तुमने क्यों नहीं बोला, तो बोलती मुझे तो पता ही नहीं यहाँ पे तस्वीरें कैसी होती हैं, हम तो बाहर के बच्चे हैं, वो बाहर के बच्चे वहीं पैदा हुए हैं, तो उनको नहीं पता, उनको जैसा बोला उन्होंने, तो पूरी तस्वीरों में ऐसे लग रहा है कि कोई ऐसे करके बस। तो प्लीज दुपट्टे जो होते हैं उनको आप आगे लेके आए, एक खूबसूरती आती है, और ब्राइडल दुपट्टे नजाकत तो आती है। इतने दुल्हन माशाल्लाह से लंबे बनाए ही इसीलिए जाते हैं कि वो थोड़ा सा ग्रैंड लुक देते हैं, जब वो अच्छे से टाइड अप बिल्कुल, होते हैं तो वो ग्रैंड लगते हैं। वरना नॉर्मली दुपट्टे की लेंथ आपकी छोटी होती है, लेकिन आपका जो ब्राइडल दुपट्टा होता है उसकी लेंथ भी तीन लंबी गज का होती है, दुपट्टा प्लस होता है, उसके ऊपर उसको- काम हुआ हुआ होता है, छन लगी हुई होती है, वो जितना अच्छा ड्रेप हुआ हुआ होगा उसकी खूबसूरती कल होती है। शादी थी, एक जावेद शेख साहब के भाई की बेटी की शादी थी, तो वो अपनी माँ का दुपट्टा लेके आई हुई थी। उसने फरा तालिब का एक जोड़ा पहना हुआ था, बड़ा खूबसूरत सा, लेकिन उसने अपनी माँ का लहंगा और दुपट्टा अपनी माँ का लिया था, और कमीज उसकी नई थी। तो मैंने बड़े वाले दुपट्टे को इस तरीके से हाथ में पूरा ड्रेप किया और दूसरी साइड पे शॉल की तरह दुपट्टा फैला दिया। बहुत प्यारी लग रही थी, और कुछ नहीं छुपा था, सारी चीज़ें दिख रही थी। आप अच्छे से सेट करें बिल्कुल। यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट भी हैं ना, जितने भी स्टाइलिस्ट हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, उन्होंने एक साथ हॉके में इतना काम पकड़ लिया होता है कि वो आपको अटेंशन ही नहीं दे पा रहे होते हैं। He's आप so समझ रहे हैं? right. तो उसके चक्कर में क्या होता है कि सुबह से बुलाते हैं और रात 10 बजे तक 11 बजे तक दुल्हनें सैलून में बैठी होती हैं। मैं दिन की अगर 3 दुल्हनें करता हूँ तो 2 बजे आती हूँ और 6 बजे मेरा सैलून खाली होता है। सेम हियर 6 बजे मेरी सारी दुल्हनें, चाहे मेरे 5 मेकअप हो चाहे 6 मेकअप हो, 6 बजे मैं अपने सुकून से होता हूँ, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा काम नहीं होता फिर। तो ये है। हाँ। तो अच्छा, अब हम आते हैं इनकी शिमर के ऊपर, जो कि इनकी आंखों पे सिर्फ शिमर नजर आ रहा है और कोई शेड नजर नहीं आ रहा, और उसकी वजह से इनकी आंखें ऐसी हो गई हैं बेरौनक। मेरा ख्याल से तो बगैर मेकअप ही ज़्यादा जाती तो ये बेहतर लगती। तो ये इन्होंने क्या किया है, शिमर का क्या मकसद है, शिमर आंखों के किस हिस्से में लगता है, ये मेकअप आर्टिस्टों को तो मेरा ख्याल से जिसके पास गई हैं उसको तो पता ही नहीं है। कम से कम आप इन जैसे लोगों को ही बता दें जो शिमर लगवा रहे हैं। भाई मैं तो अपना शिमर, साफ बात है, मेरा शिमर सिर्फ यहाँ होता है बीच में, होना बस। भी ये चाहिए। That's आई बॉल all. पे, हाँ। हाँ, होना भी ये चाहिए, सेंटर ऑफ योर सॉकेट, दैट्स हाँ। इट। ना इधर बेनिश सॉकेट भी मुझे लगता है, सॉकेट पे भी ना बहुत ज्यादा लोग लगाते हैं, सिर्फ आई बॉल के ऊपर ऐसे करके, सिर्फ ये बॉल पे जो आपका ढीला होता है, छपका बस। दे दो, हाँ। हाँ, बस हल्की सी। हाँ। एंड वन मोर थिंग, बेनिश तुम बताओ फिर मैं बात कर लूंगा। नहीं, I just- प्लीज। मैंने यही बोला, center में। बोल रहा हूँ। नहीं, नहीं, बोलो बोलो, वो भी बोल रही है, मुझे पता है, मैं मुझे लगता है कि बराबर है। जैसे शिमर जो है, जैसे इनकी आंखें, इनके लिए शिमर ना ही लगाएं तो बेहतर है। हाँ, इनकी आंखें जिस तरह की हाँ, हैं, अच्छा क्या होता है, देखिए जब आप बच्चा पैदा होता है तो मैं लॉजिक इसलिए देता हूँ कि ताकि लोगों को आसानी से समझ समझ में आए। द वे आई डू, द वे आई टीच, लोगों को वो समझ में आता है और बिल्कुल। लोग उसको फॉलो करते हैं, और जब एप्लीकेशन करते हैं तो लोगों को काफ़ी हद तक समझ में आ चुका होता है। सो जब आप पैदा होते हैं तो देखते हैं आपके गाल भी मोटे मोटे होते हैं, आईब्रो भी थिक होती हैं, आप सॉफ्ट लगते हैं। सो जब आप एज हो रही होती है तो लाइंस हमेशा आपको एज देती हैं। सो ये जो जितनी भी फाइन लाइंस है, इसके ऊपर आप शिमर डालेंगे तो ये और प्रोमिनेंट होगी। शिमर से आपकी ये जो फाइन लाइंस है और प्रोमिनेंट होगी, आप बूढ़े लगते हैं। सो जितना भी ऐसी स्किन है जो मैच्योर स्किन है, जिनकी फाइन लाइंस है, जिनके रिंकल्स है, वो मैट फिनिश करें तो ज्यादा अच्छा है। और अगर बहुत ज्यादा है, क्योंकि आई डोंट लाइक हाइलाइटर मच, मैं शिमर बहुत कम यूज करता हूँ। अगर आपको बहुत ज्यादा शिमर का शौक आ रहा है तो सिर्फ ये आईब्रो बोन के नीचे हल्का सा, ताकि लिफ्ट आपको मिल जाए। और बाकी आप ब्रॉन्ज के साथ खेलें, और आप जो आई शेडो लगा रहे हैं ब्राउन कलर का, उसी को लाइनर के ब्रश में गीला करके अगर उसी को डार्क करके लगाएंगे आईलाइनर को, तो आपकी आंखें एनहांस भी हो जाएंगी और एक आपकी आंखों को डेफिनेशन मिल जाएगी। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और फिर आपको बताते हैं अगर शिमर लगाने का दिल है, शौक है, तो कौन से एरिया हैं आंखों के जहां आप अपने मेकअप आर्टिस्ट से कहें कि लगा दें। अगर आप सैलून गए, आपको ये पता होना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहे हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। नया सेट, नया स्टूडियो, नई सुबह, नई उम्मीद, सब कुछ आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ना हसीन
set. So congratulations to you, to ARY for this amazing new set. लग रहा है कि आज मैं खुद एक तस्वीर में आ गई हाय हाय मैं तो कहती हूँ शाम को तुम इस पे टिकट लगा दो, लोग आके अपनी सेल्फीज बनाएं ऐसे लोग सुबह सुबह आपको एक फ्रेश फीलिंग हो रही है देख के I am so impressed. मैं सेट देख के खुश हुए आप Beautiful. मैं खुश हुआ such a good job. लग रहा है किसी क्यूट सी गर्ल के सेट पे जा रहे हैं एंड आई एम वेटिंग जब कोई लड़का आके आपके सेट पे बैठेगा sit on a pink couch. ये फूलों के शहर में तो आपने तितलियां बनने की कोशिश करते हैं बहुत प्यारा लग रहा है वेरी गुड एफर्ट पहले तो मैं देखूंगी रुक जाओ भाई माशाल्लाह माशाल्लाह फूलों में एक और फूल जवेरी हम सब गोभी का फूल बन चुके हैं नहीं बहन ऐसी बात नहीं है अभी बहुत से ज्यादा अच्छे हैं हम ऐसे एक फैंटेसी वर्ड लग रही है तो जिस तरह आप जो है वो इस शो को हर लम्हे अपनी अपीयरेंस से बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रखती हैं तो वैसे ही सेट भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है आपकी एनर्जी से सच बात है कि मैंने इतना हसीन मॉर्निंग शो का सेट इवन मेरे भी टाइम पे कभी नहीं देखा वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम वो वाले टीचर्स बने हुए हैं यहाँ पे जो करेक्शन कर रहे हैं ना कॉपियाँ और वो नहीं होता पेपर रोज ही में कर रहे होते हैं एक ग्रुप में निदा आके तो रोज ही कर रहे होते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं ना कभी कभार उनको पता नहीं होता क्यों पेपर में नंबर क्यों कम आ गए हमने क्या गलती की When है। we started विनिश एंड आई तो हम लोग एक्चुअली बच्चे थे। हाँ मैं असिस्ट करता था और विनिश भी किसी को असिस्ट करता मैं वेला में काम करती थी उस हाँ वक्त हाँ तो हम बच्चे थे और अब हम लोग मैं आई रिमेम्बर मेरी पहली मुलाकात हुई थी व्हेन वी वर डूइंग द पाकिस्तान का फर्स्ट हेयर शो हेयर शो वेला का पाकिस्तान का फर्स्ट हेयर शो एंड आई वाज डूइंग हेयर एंड ही वाज डूइंग मेकअप और क्या अमेजिंग मेकअप्स किए थे इसने एंड दैट्स व्हाई वी बिकेम फ्रेंड्स बिकॉज़ आई वाज डूइंग द बेस्ट हेयर एंड ही वाज डूइंग द बेस्ट मेकअप 2003 और 2 की बात है वो या 4 हाँ 2004 2004 की बात। चलो अब उस पे चलते हैं वीडियो पे जो परेशान लोग हैं देखें क्या कह रहे हैं। मैं अपनी अम्मी को मुसलसल कह रही हूँ अम्मी नहीं रोएं लेकिन मेरी अम्मी रोने से बाज नहीं आई और देखें मेकअप कितना ख़राब कर लिया आइज़ जो है ना कितनी बह चुकी हैं और कितनी ब्लैक हो रही हैं अब और मैंने पॉलर वाली को अच्छे से कहा था कि आप देखें बहुत अच्छा और वाटरप्रूफ लाइनर लगाइएगा लेकिन फिर भी उन्होंने कैसा लाइनर लगाया पूरा लाइनर बह गया मेरी अम्मी का। वाटरप्रूफ वाटरप्रूफ Yeah, आप कुछ रोशनी डालें वाटरप्रूफ waterproof प्रोडक्ट अच्छा अब आप जरा आंटी का जो देखेंगे मेकअप सफेदा पूरा उनकी बेचारी की आंखों पे लगा दिया है कोई अच्छा blending आंखों को तो नहीं है। छोड़ें सबसे पहली गलती मैं पकड़ूंगी गर्दन और शक्ल मैच नहीं कर रही ओ माय गॉड अगर लगाना ही था इतना गोरा करना ही होता है तो खुदारा अपनी गर्दन कान और पीछे की नेक सभी कर लो ना कम से कम एंड मेक श्योर करें अब जब आपका फेस पे अगर आपने थोड़ा सा डार्कर टोन है या ब्राइट टोन लगाया है तो गर्दन पे उससे डबल ब्राइट लगाएंगे क्योंकि नेक का जो शेडो चिन का शेडो इधर पड़ता है तो ये और डार्क लगती है तो फेस से ज्यादा ब्राइट यहाँ पे लाइटर कलर लगाना चाहिए अच्छा हाँ, ताकि वो गर्दन बैलेंस लगे अदरवाइज क्या गर्दन डार्क लगती है। ओके ये बड़ी अच्छी टिप और है भाई। अक्सर जो है वो कलर करेक्टिंग गर्दन पे ज़्यादा करनी पड़ती है बिकॉज कुछ लोगों को ना यहाँ पर जहाँ बल्ब पड़ते हैं ना उन लोगों को अक्सर यहाँ पे कुछ एरिया इनका डार्क होता है कभी यहाँ डार्क Patches होता है होते तो हैं। उसको पहले कलर करेक्ट करके फिर आप बेस लगाएं वरना अक्सर क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा गोरा लगा भी दें ना फेस से तो वो कहीं कहीं से ग्रे होने लग जाता है बिकॉज नीचे कलर करेक्टिंग की ज़रूरत होती है और वो की भी नहीं होती ये उन लोगों के लिए है स्पेसिफिकली जिनकी गर्दन पे अक्सर काले काले ना इस तरीके से पैचेस या जो भी उनके स्किन की डिस्कलरेशन का मसला होता है उनके लिए ओके अच्छा ये क्या है इनकी आंखों पे क्या मसला हुआ है क्या नहीं है इनकी आंखों पे हाँ अब प्लीज सब जरा कुछ तो है इनकी आंखों पे सब कुछ तो है इनकी आंखों पे क्या नहीं है आप मुझे बताएं। सो इनकी आंखों पे क्या था पहले अगर मैं होता सो मैं तो सिर्फ इनके आईब्रो को डिफाइन करता Okay. ठीक है और एक अच्छा सा ब्राउन कलर क्योंकि हुडी आईज है हाँ ठीक है सॉकेट लाइन भी मैं नहीं बनाता एक डार्क ब्राउन आई शेडो के साथ मैं पूरा डी शेप में आई शेडो का ऐसे करके लगाता और मेक श्योर करता कि जो सेंटर वाला पार्ट है उसको ज्यादा लिफ्ट देता ताकि आँख का ये जो हुडी जो गिरी हुई है वो लिफ्ट हो जाए। अच्छा जैसे इस एज की खवातीन होती हैं बजाय वो सफेद आंखों का मेकअप हाँ, करने के brown वो अगर पे, bronzy, स्मज exactly. और
ब्लेंडेड मेकअप करेंगे, जितनी आपकी एज होती जाती है उतनी ब्लेंडेड हाँ, मेकअप देखिए नहीं, ब्लेंडेड इन्होंने भी किया हुआ है, लेकिन इन्होंने क्या किया, अगेन वही शिमरी आई शेडो लगाया हुआ है। शिमर के ऊपर जब आप ब्लेंड करेंगे तो वो डिजास्टर ही होगा। सो मेक श्योर करें कि आपने ब्राउन शेडो मैट फिनिश इस एज के लिए, जितनी भी हुडी आइजेस हैं, जो पफी आइज होती हैं, उनके लिए क्या है कि आप मैट फिनिश कलर लगाएंगे, सॉकेट लाइन नहीं बनाएंगे, सिंपल एक डायरेक्ट डी शेप में ऐसे करके आई शेडो लगाएंगे। और उससे उसके बाद क्या करना है, आपने लाइनर को, और बहुत ज्यादा लाइनर भी नहीं लगाएंगे, सिर्फ लैश लाइन को प्रोमिनेंट करेंगे। अब इनका दिल है अगर काजल लगाने का, हाँ, काजल और ये लगाएं। काजल लगा के रोएंगी भी। जेल पेंसिल्स आती हाँ, हैं। अच्छा, बिल्कुल। जेल जैसे पहले काजल पेंसिल्स आती थी, अब जेल फॉर्मूलाज आते हैं जो पेंसिल की फॉर्म में भी हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको जेल लाइनर को संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, ब्रश के साथ, पॉट के साथ लोगों को नहीं खेलना आता, तो जेल पेंसिल्स आती हैं जो जेल फॉर्मूला पेंसिल की फॉर्म में होता हाँ, है, वो वो बहता बस भी लगा नहीं लो, है। बस खत्म, ओके, जिंदगी आसान। वो हिलता ही नहीं है अपनी जगह हाँ, से। बिल्कुल। हाँ, इसका मतलब कि लोगों को ये पता होना चाहिए, प्रोडक्ट्स के बारे में भी नॉलेज होना ऑफ कोर्स, जब तक बहुत आपके पास जरूरी है। देखें मेकअप में आपका टूल, आपके प्रोडक्ट आर द मेन की, 50% इट्स द की। हाँ ठीक है, वो हम जैसा इंसान आप कुछ भी दे दें उससे आपको काम करके दे देगा, मगर वो तजर्बा जो वाजिद के पास है या वो तजर्बा जो मेरे पास है, एक आम इंसान नहीं ला सकता, तो उनको कम से कम अपने प्रोडक्ट पे तो खर्चे करने हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। और थोड़ा सा महंगा प्रोडक्ट महंगा ही होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, डिफरेंस नजर बहुत आता सारे है। सैलॉन्स पे तो बहुत सारी सस्ती प्रोडक्ट्स जो यहीं लोकल होती हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होती हैं, वो पड़ी होती हैं। देखिए ना, मैं उसके भी खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि देखें आधा पाकिस्तान टीवी स्टिक से मेकअप कर रहा है, ठीक है, वो मसला नहीं है, लेकिन आप लगा किस तरह रहे हैं, आपकी एप्लीकेशन, आपकी नॉलेज कि किस स्किन पे क्या जाएगी। लॉट ऑफ टाइम्स स्किन इतनी ड्राई होती है कि हम टीवी स्टिक के साथ जो है वो हल्का सा मॉइस्चराइजर यूज कर लेते टीवी हैं। स्टिक जो है, टीवी स्टिक लोकल नहीं है, वो भी जर्मन मेड हाँ। है। टीवी स्टिक के साथ तो मैं तो लिक्विड फाउंडेशन मिक्स कर लेता हूँ। व्हेन आई सेड टीवी स्टिक, हाँ, आई डिडंट मीन कि हाँ, वो बाहर की नहीं है या हाँ, लोकल है, आई मीन कि वो थोड़ी सी इकोनॉमिकल हाँ, होती है, exactly। तो वो हर अब सैलून हाँ, वो भी खरीद तो लेता है। 5000 का हो गया है। अब फिर तो भी 5000 यार Maybe- पहले 800 का होता, जानी- 800 का मुझे 800 तक की याद है वो। हाँ, जानी मतलब 35 पैक मैकग्राथ के हाँ। और शार्लेट टिल्बरी के आपके फाउंडेशन से तो बेहतर है ना, कि वो बिल्कुल। जो अगर 5000 भी अगर कोई सैलून, हाँ। मोस्टली सैलून्स आप देखें पाकिस्तान के, एवरी अदर सैलून आप विजिट करेंगी आपको एक आध तो मोस्टली मिलेगी मेकअप है। काउंटर पे मिलता है। हाँ हाँ, तो मैं जनरली इस हाँ। प्लेटफॉर्म के जरिए उन सारे सैलून वालों के बारे में बात कर रही हूँ कि फाइन, इट्स लोकली वेरी इजीली अवेलेबल, एंड मगर उसकी एप्लीकेशन सीख लें। हाँ, कितना लगाना है, किस नंबर skin ऑफ पे कैसे सिलेक्शन करना आपका है। सही होना चाहिए, तो आपकी फाउंडेशन क्या होता है। अच्छा, लाइंस क्यों पड़ती हैं, जैसे भी इनकी इतनी ज़्यादा बेस पे लाइन पड़ी हुई थी आंटी के, लाइंस क्यों पड़ती हैं, फाउंडेशन का जब सिलेक्शन सही नहीं होगा। अच्छा, कि जब फाउंडेशन का सिलेक्शन सही नहीं होगा तो क्या होता है कि आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी। करना पड़ता है। जब ज़्यादा लगानी पड़ेगी तो फॉर श्योर आपकी लाइंस नज़र आएंगी। अब मेरा रंग है सांवला, एंड मैं लगाऊंगा इसके ऊपर 45 का नंबर लगा लूंगा, या कोई भी गोरा शेड, ब्राइट शेड लगाऊंगा तो वो नजर आएगा, तो मुझे कान के ऊपर भी लगाना पड़ेगा, मुझे इधर भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगर मेरा नंबर ऑफ सिलेक्शन सही होगा तो लाइंस उसमें भी नजर आएंगी, लेकिन पता नहीं चलेंगी, क्योंकि आपकी नेचुरल वो आपका प्रोडक्ट भी कम लग रहा होता Exactly। है इसीलिए, और वो नेचुरल स्किन के साथ इतना मर्ज हो जाता है आपका पिगमेंट कि आपको बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड प्रोडक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। चलें भाई, नेक्स्ट चलते हैं। हमने आप बता दिया कि काजल, जेल पेंसिल्स मिलती हैं, और अगर थोड़ी एजड स्किन है तो उनकी झुर्रियाँ आँखों की जो हैं वो शिमर से और प्रोमिनेंट हो जाएंगी, और अगर मैट थोड़ा डार्क शेड्स मजी मेकअप होगा तो वो ज़्यादा प्यारी लगेंगी। जी, नेक्स्ट क्या है भाई प्रॉब्लम? मेरा शादी का मज़ा बिल्कुल ख़राब कर दिया। एक तो मेरी हाइट इतनी लंबी है, मैं साड़ी पहन के आई, ऊपर से इतनी मेरी अजीब सी ख़राब सी बैक कॉमिंग कर दिया। यहाँ हर एक ने मुझे टोका कि तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो, और मेरा बिल्कुल यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा दिल चाह रहा है घर चली जाऊँ। ला होता क्या है जब सैलून में इस तरह तैयार होता है ना, आपको खुद पता नहीं चलता, क्योंकि वहाँ सैलून वाले जितने काम करने वाले, आप कितनी प्यारी लग रही हैं, आप कितनी अच्छी लग रही हैं, तो सब जो है ना उसको तक चढ़ा देते हैं। Girls do that, Wajid। नो, मैं तो खबरदार, मुझे मेरे सामने कुछ गलत हो मैं खोल के खुद शुरू हो जाता हूँ करना। नहीं, मैं तो आपकी बात हाँ, नहीं कर रही, मुझे मैं कितनी नॉर्मली घबराहट सैलून्स में सीरियसली, मतलब जब मैं भी कभी ऐसे तैयार हुई she's हूँ, talking about जो वर्कर्स होती हैं, workers हेल्पर्स है ना, होती हैं, हाँ। तो वो आप ये भी करवा लें, वो भी करवा लें। हाँ, आपको ना पता नहीं चलता कि आप कितनी भूतनी बन के जा रही हैं। जब वहाँ आप पहुँचते हैं तो आपकी जो भी आम लोग हैं, आपके रिश्तेदार जिन्होंने आपको बगैर मेकअप के देखा है,
वो आपको देख के ना, अगर आप बुरे लग रहे हैं तो आपको देख के कुछ लोग तो कहेंगे हाँ हाँ, शक्ल पे आ जाती है उनके, और जो आपके करीबी होंगे वो कहेंगे क्या बन के आ गई हो। स्पेशली तो मियाँ आके कहेगा क्या चुड़ैल लग रही हो, मुंह धो के आ जाओ भाई, डर जाऊंगा मैं। मतलब जो आपके सबसे करीबी ऑनेस्ट बहन, ओपिनियन जो है ना वो मियाँ देते हैं कि बच्चे हाँ, भूत बच्चे लग रही हो। बच्चे मियाँ बच्चे आपके बच्चे बोल oh देते my मम्मा God, कितनी बुरी लग रही है। अम्मा क्या, अम्मा डरा रही है। तो वो ना वहीं से कॉन्शियस, क्योंकि आपका जो क्लोज रिलेटिव है ना वो लगी लिपड़ी नहीं लगता, वो साफ आपके मुंह पे बोलेगा। हाँ, ये मतलब जब मैं छोटी थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तब मेरे अब्बू वो मुझे साफ सही का मशवरा देते थे कि क्या किया ये भाई, ये अच्छा लग रहा है, और आके कोई गलत भी बोलेगा नहीं नहीं ये तो अच्छा लग रहा है। तो अब्बू जो भाई है, काजिम साहब तो टीवी की आंख से देखते थे ना, Exactly. इतने बड़े डायरेक्टर माशाल्लाह, इतना बड़ा उनका नाम हो तो मतलब कि वो नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। तो इस तरह अब्बू या फिर आके बहनें बता देंगी अल्लाह यार अच्छा नहीं लग रहा, वो कोई भी झूठ नहीं बोलेगा। हाँ, तो वहाँ बेचारी को वो खुद पता चल गया जाके कि वो क्या बन के आई हैं। sweet. जी बताइए जरा, आप लोग प्लीज तबसरा करें इनके ऊपर, इनकी साड़ी के ऊपर। अच्छा साड़ी तो देखिए, साड़ी को तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मेकअप बालों के हवाले से बात करूँ, एक तो फोरहेड उनका बहुत बड़ा है, और जितने भी सैलॉन्स वाले जब बैकॉमिंग करते हैं, चाहे बैकॉमिंग करें, अगर इनके फ्लैट बाल बनाते हैं सेंटर पार्टिंग की, या जो आजकल बिल्कुल जेल बैक चल रहे हैं वो बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि फेस इनका छोटा है, बहुत प्यारी लगती है। और फेस गर्दन लंबी है, ओवल है ना, हाँ बहुत प्यारा लगता है। सही है, बिल्कुल टाइट खिंचे हुए बाल होते हैं। अगर बैकॉमिंग कर भी दी थी तो क्या, एक तो इनका फोरहेड लंबा है, और जब आप बैकॉमिंग सैलून वाले करते हैं ना, पीछे से खड़े होकर करते हैं, तो वो और ऐसे फ्लैट कर दिया तो वो और लंबा लग रहा है। तो मेक श्योर करें जब भी बैकॉमिंग करें तो हाथ आगे लाके करें, ताकि यहाँ पे वॉल्यूम मिले रूट्स पे, ताकि आपका यहाँ से ऐसे लिफ्ट आई हो तो उसमें आपका बैलेंस लगेगा। अदरवाइज क्या, ये फिसल बंडा लग रहा है, हाँ ये और बड़ा फोरहेड लग रहा है। तो बैकॉमिंग करें, इसको थोड़ा सा बिठाएं तो अच्छा लगेगा, और साइडों पे भी करें ताकि फेस बैलेंस भाई इस तरह की बैककॉमिंग वाली चीज बहुत लोकल हो गई है। और साइडों पे भी करें, साइडों पे भी करें। थोड़ा कान अगर इनके कवर कर देते ना, कानों के ऊपर से ऐसे ऐसे लेके आते बाल, तो बहुत ग्रेसफुल लगती है। लेकिन ऑल्सो आई फील के यू नो बैंग्स वुड हैव हेल्प्ड। थोड़े से लॉन्ग बैंग्स नहीं होते, वो थोड़ा सा फोरहेड से गिरते हुए लॉन्ग बैंग्स आते हैं, तो हाँ, वो अब थोड़े देखो से बैंग्स अगर खुले। ना भी हो ना, कुछ मैं बताता हूँ। मैं मिस यूनिवर्स पेजेंट पे था और मैं मेरे साथ थे मिस गाना, ठीक है। अच्छा मैं तो अब इन सब चीज़ों के बड़ा अगेंस्ट हो गया कि बालों से माथा चुपी, दैट्स योर ब्यूटी। मेरे ख्याल से बड़ा फोरहेड अगर आपके थोड़े से, बहुत सारी दुल्हनें क्या होती हैं, थोड़े से अगर दांत बड़े होते हैं तो थ्रू आउट ऐसे करके बैठती हैं, वो और प्रोमिनेंट हो जाता है कि वो उनके दांत बाहर हैं। तो मैं हमेशा दुल्हनों को ये कॉन्फिडेंस देता हूँ, देखो तस्वीरें जब भी खिंचवाओ तुम लिप्स अपने लूज रखना ऐसे, तो आपके दांत दिखेंगे तो आपकी तस्वीरें प्यारी आएंगी। आप टाइट बंद करके क्या होता है, आप और प्रोमिनेंट लोगों को नजर आ रहा होता है कि इसके साथ ये प्रॉब्लम है, ये छुपा रहे उसके हैं। दांत बाहर हैं, और अगर वो मुंह खोल के नहीं बैठे भाभी, नहीं नहीं क्या ऐसे आएगा? नहीं, ऐसे नहीं, इस तरीके से हल्का से ये रखिए बस, ये हाँ। ये तो ये प्यारी लगती है तस्वीरें। तो मैं मिस गाना का मिस हेयर स्टाइल कर रहा था, तो मैंने क्या किया, अगेन अपना पाकिस्तानी स्टाइल में कि फोरहेड कवर कर देता हूँ ऐसे करके। तो जब मैंने उसका पूरा स्टाइल बना दिया तो उसने बोला नो नो वाजिद दैट्स माय ब्यूटी, उसने पूरा ऑल बैक मुझसे करवा लिया। देखो वाजिद बैंग्स जो है वो इट्स नॉट फॉर एवरीवन, हाँ। ठीक है। अ लॉट ऑफ पीपल आर वेरी कॉन्फिडेंट विद देयर बिग हाँ। फोरहेड्स, बट सम पीपल लाइक इट। अब जैसे मेरे पास नवीन आती है, हाँ। नवीन हैज अ ब्यूटीफुल फोरहेड बट शी लव्स हर बैंग्स। उसका तो स्टाइल है, उसके तो She स्टेटमेंट है, वो loves her स्टाइल bangs. क्योंकि ठीक है। नवीन जो है उसका सिग्नेचर है। हाँ, वो उसका ठीक है? स्टेटमेंट है ना वो। So, हाँ। you know, a lot of people जिनका अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं है अपने बड़े फोरहेड को लेके, और वो कॉन्शियस हो रहे हैं, और आप उनके अंदर से वो कॉन्शियसनेस नहीं निकाल सकते, फिर आप उनको थोड़े से बैंग्स दे दें। चले हाँ कर दें, हम कर सकते हैं बिल्कुल। हाँ। मुझे तो लगता है नवीन बड़ी क्यूट लगती ओ है। नवीन तो नवीन को, और अभी से नहीं, नवीन तो कब से नवीन के बैंक चले आ रहे हैं, कब से चले आ शी रहे इज अ हैं। वेरी ओल्ड क्लाइंट। हाँ ओके जी, नेक्स्ट अल्लाह। मेरा थोड़ा गोल गोल है, तो मैंने सैलून वाली से बोला मेरा चेहरा थोड़ा कम कर देना कंटोरिंग से, तो उसने ऐसे कंटोरिंग कर दी। जब मैं हॉल में पहुंची हूँ तो सबने कहा रोजीना तो तुम्हारे ऐसे कर दिए जैसे दाढ़ी दाढ़ी सी लग रही है। रोजीना हाय, तुम्हें इतना गोरा मेकअप करने को किसने कहा था? जितना गोल मुंह होगा उतना कम गोरा करो। हाय रोजीना अल्लाह। This is a very typical face. I get a lot of ladies with this face and this kind और of a क्यों बाल double पे chin. बांध लिए और ब्लॉन्ड बाल क्यों कर लिए, मुझे समझ नहीं आती। हाँ, यहाँ हेयर कलर सिलेक्शन गलत है, यहाँ है गलत। क्योंकि क्या है कि काला रंग जो होता है आपको पतला दिखाता है, हाँ। एंड
जो लाइट कलर है वाइट कलर वो आपको ब्रॉड दिखाते हैं। एक तो आप पहले आपका माशाल्लाह से राउंड फेस है और उसके ऊपर आपने बाल भी गोल्डन है, तो एक तो आपका फेस बड़ा और बाल आपको और वाइट कर रहा है। यार गोल्डन देखो ना हाँ। ज्यादा है, आप जी। गोल्डन जैसे अब कुछ भी है, ये भी एक गोल्ड टच है इसके अंदर। तो भाई अपने स्किन कलर के हिसाब से करो, मैं इतना गोल्डन कभी नहीं करा के बैठूंगी। अब तुमने भी किया हुआ है, हाँ, ठीक है, लेकिन But वो contour है, कॉन्टोर्ड contoured है। गोल्डन है ना, तो ऐसा क्या है थोड़ी कि आपके बाल, आपका एक तो फेस बड़ा ऊपर से लाइट शेड है, तो लाइट शेड और आपको ब्रॉड कर रहा है। हाँ। तो अगर आपका बालों का रंग डार्क ब्राउन हो तो आप वैसे ही पतले लगने लगेंगे, ठीक है। और अच्छा मुझे लगता है जितनी भी चबी लड़कियां होती हैं, जितनी मोटी खवातीन होती हैं, वो ज्यादा प्यारी लगती है मेकअप के बाद, ठीक है। मेकअप के बाद उनको अगर आप अच्छे से मेकअप करें तो मेरी जितनी ब्राइड होती है जो चबी थोड़ी सी मोटी थी वो ज्यादा प्यारी लगती है, वो contour हो जाता है ना उनका दुपट्टे से softness और आती उससे है, सब, प्यारी लगती है। अच्छा अगेन वही वाली बात, इनका ना गर्दन पे कलर मुझे नहीं समझ में आता, लोग गर्दन क्यों भूल जाते हैं। अच्छा गर्दन तो छोड़ ही दे, आप जरा दोबारा दिखाइए प्लीज जरा। उनकी दाढ़ी बना दी कॉन्टोर की, भाई ये क्या है? वो कॉन्टोर जो है जरा दिखाएं दोबारा से। इनकी God, कॉन्टोर की proper एक दाढ़ी line बनी लगी हुई हुई है है। यार। ब्लेंड होनी चाहिए। ब्लेंडिंग क्योंकि गोरा रंग वो लगाया हुआ ना बेस। अच्छा फिर क्या है कि इस तरीके से अगर आपकी कॉन्टोरिंग की है ना, तो आपको क्या करना है कि ब्राउन और पिंक को मिक्स करके लगाएं और लाइनें ना क्रिएट करें, उसको अच्छे से ब्लेंड करें और मेक श्योर करें कि ज्यादा डबल चिन है तो आपको सेंटर वाली लाइन में लगाएं ताकि वो आपकी हाइड हो जाए। देखें अगर डबल चिन ज्यादा है ना तो ये वाली कॉन्टोरिंग जो है हाँ। इससे क्या काट थोड़ी सकते हैं, कम जरा करें। सा करेंगे ना, कोई लेवल्स हाँ। होते हैं ना, जैसे गोरा करने के एक लेवल है कि भाई अच्छा जी जो आपकी स्किन टोन है उससे हम एक लेवल कर देंगे two tone आपको bright गोरा। कर लेकिन जो सकते हैं। मुझे ओवरऑल इस पिक्चर में लग रहा है कि एक तो रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ फाउंडेशन भी है, लिपस्टिक दूसरा जो है वो इनकी कॉन्टोरिंग की ब्लेंडिंग बिल्कुल सही नहीं हुई हुई है। जब सिलेक्शन ऑफ फाउंडेशन सही होता तो कॉन्टोरिंग भी इजी हो जाती और बिल्कुल। ब्लेंड अच्छी होती। सो ये दो चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये बात जाहिर कर रही हैं कि आपका फाउंडेशन का कलर और आपकी कॉन्टोरिंग इट हैज़ टू बी यू नो सिंक्रोनाइज होना बहुत ज़रूरी है। हाँ। यहाँ पे सिंक्रोनाइज नहीं हुई हुई है। यहाँ वो फुट्टे खींचे हुए हैं बिल्कुल ना, जैसे ब्लेंडिंग होनी चाहिए। ब्लेंडिंग हर चीज में ब्लेंडिंग करेंगे आप, सॉफ्टनेस आ जाती है। Even the blending blush करें। on is like you know the Patch. apple sitting on the वो वाला situation तो है। वो तो सारा पूरा I think excitement the खराब। makeup artist she went to वो blending में weak उनको था। क्लास लेनी चाहिए वे- मेकअप की। हाँ वाजिद से। नहीं किसी से भी लें, आपसे लें, इधर मजाक कर रही हाँ। हूँ मजाक कर रही हूँ। इट्स जस्ट प्रॉबेबली उनकी ब्लेंडिंग ओवरऑल वीक है बिकॉज देखिए ना ब्लश ऑन ब्लेंड हुआ हुआ है, ना फाउंडेशन प्रॉपर्ली ब्लेंड हुआ हुआ है और ना ही कॉन्टोर। दैट मींस दैट पर्टिकुलर मेकअप और शक्ल अभी मुंह धो दो तो वो बहुत प्यारी निकलेंगी अंदर से। हाँ हाँ Exactly. हाँ वो बहुत प्यारी निकलेंगी। अभी Exactly. आप इनका फेस वॉश कर दें तो वो बहुत प्यारी निकलेंगी। हाँ, और भाई सब पहली फुर्सत में तो बाल अपने जो है डार्क ब्राउन करा लें खुदा के वास्ते। हर किसी के लिए गोल्डन कलर नहीं बना, और फिर जिस तरह के सैलून्स में जाके आप गोल्डन कलर कराते हैं उनको ABCD भी नहीं पता। भाई आप ब्लीच तो उठा के उन्होंने आपके सर पर कल कर तो दिया है। वो हो गया ना। मैं आपको बताऊं, सैलून की बात निकली है तो कल मेरे पास कोई आके बोलता है भाई आगे तो सैलून पे 1000 रुपए की डील लगी है मैनी पैडी की। क्या? 1000 रुपए में क्या करेंगे? मुझे कोई समझा दे। मैं वाजिद खान, मैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में आके अच्छा बैठा चलो हूं। देखो मैनी पैडी जो है ना, 1000 रुपए में क्या पैडी करेंगे? तो ऐसे भी हो सकता है ना कि आप प्रोडक्ट्स में साबुन शैम्पू डाल दें और वो मेहनत होती है ना लड़की की। हाँ। चलो मैनी पैडी को आप छोड़ दें, मैनी पैडी मुफ्त में भी हो सकता है क्योंकि लड़कियां तो तनख्वाहों पे होती है ना। हाँ हाँ आप अगर हेयर ये 8000 में करा के आई हैं ये वाले ब्लीच वाले बाल, हाँ तो सिर्फ 8,000 ब्लीच है ना, सिर्फ ब्लीच है आजकल। और बाद में बाल टूट रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फेशियल 4-4 नहीं हजार उसका के जिन्हों के लुक तो फेशियल। देखो वाजिद, पूरा लुक खराब हो गया पूरा। शायद इनके बाल डार्क होते ना थोड़ी सी अच्छा, ये और बेहतर। अगर आपको बहुत शौक है ना ब्लॉन्ड करने का, देखिए इनके लिए भी एक टेक्निक है। अगर बहुत शौक है ना ब्लॉन्ड करने Contoured का, करें ना। हाँ फिर आगे अगर ये बाल डार्क रखती हूँ पीछे ब्लॉन्ड कर लेती तो वो अच्छा लगता या है। सिर्फ 6 के लेवल थोड़ा पे सा चले यू जाते हैं। नो ऊपर से हाँ। डार्क और नीचे से हल्का बिल्कुल, सा लाइट तो वो होता। बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन पूरा इस तरीके से तो गोल भटूरा, बहरहाल हाँ वो सही नाम बस रखा है चने थोड़ा भटूरे। पूरा मतलब लाइक इनकी शादी की तैयारी पूरी बर्बाद हो गई। इतना अच्छा पीच कलर का जोड़ा पहना है, मैंने वही देखा कि मैंने कहा जोड़ा कितना प्यारा है पीच कलर का, मगर वो बर्बादियाँ मच गई। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। हाय मुझे पता नहीं क्यों दुख हो रहा है कि किसी की इवेंट बर्बाद हो गए और वो लगता है पूरा ख़ानदान एक ही सैलून में गया है। बड़ी खराबियाँ हैं बीच में। जो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। तो हम बात कर रहे थे मेकअप की और पिछला वाला तो हमने कर लिया था ना। हाँ। सारी बातें और हो कुछ गई। चीज़ें मैं वैसे भी डिस्कस कर सोच के आया था, क्योंकि जब मुझे सादिया ने बोला कि इस तरीके से शो है, तो बहुत सारी लड़कियां जब आती हैं, अगेन वही ससुराल से बारात और वलीमे का जोड़ा आता है, तो बहुत सारी दुल्हनों की जो नेक लाइन होती है वो बहुत छोटी होती है। अगर आप छोटे गले पहन रहे हैं, आई डोंट माइंड, आई लव छोटे गले, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आप ज्वेलरी भी फिर छोटी लें। हार इतने बड़े ले लेते हैं कि आपकी गर्दन उसमें छुप जाती है, बुंदे इतने बड़े हो जाते हैं कि आप बिल्कुल ही ऐसे हो जाते हैं। टीका बड़ा होता है तो आप छुप जाते हैं। तो अगर आपके छोटे गले हैं तो आप ज्वेलरी छोटी लें, बुंदे छोटे लें, ताकि आपकी शक्ल इनहेंस हो। अच्छा, एक थोड़ा सा मशवरा दें, जैसे अगर उनके पास ज्वेलरी गोल्ड की हैवी है, क्योंकि ज्वेलरी तो पहले ही पता चल जाता है ना आपको क्या मिलने वाली है, और क्या ज़ाहिर है वो या तो ससुराल से आती है या मैके की होती है, तो आपको पता होता है कि आपका गुल्लूबंद कितना चौड़ा है। तो अब अगर आपका गुल्लूबंद चौड़ा है और आपने जोड़ा बाद में पसंद किया है, तो मुझे आप बता सकते हैं कि गला कितना होना चाहिए? लाइक वो कहते हैं ना 8, 9, वो दर्जी नापता है तो जो। बहुत लंबा 7.5 होना चाहिए। 7.5 एक नॉर्मल होता है, और वो बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं होता। अच्छा, क्या होता है, बहुत सारी दुल्हनों की जो नेक गर्दन होती है वो छोटी होती है, तो वो मेक श्योर करें कि वो ऐसे ब्रॉड ना पहने। अच्छा। ब्रॉड में वो और दबी हुई लगती है, तो क्या करें, थोड़ा सा यू स्टाइल में पहने ऐसे, तो जितनी स्किन दिखेगी यहाँ से उतनी उनकी गर्दन लंबी लगेगी। ओके, तो उसके ऊपर आप ये कहने का मकसद है कि वो जो बोट नेक है वो ना बनाए, वो ना बनाए, आप ओवल गले में ओवल जाएं। गला बनाए, ताकि आपकी गर्दन जितनी स्किन यहाँ से गोल दिखेगी या वो ओवल दोनों इस तरह के, वो लंबी आपकी गर्दन लगेगी, तो उस पर ज्वेलरी प्यारी लगेगी। अगर बोट नेक बनवा ले अच्छा, तो आप और यूं लगेंगे। बहुत सारे स्क्वायर भी, जैसे लाइक मेरा जो शादी का मुझे याद पड़ता है जो जोड़ा था वो स्क्वायर नेक था। मुझे ऐसा लगता है मेरे ऊपर स्क्वायर नेक सूट करता था, तो मेरा बिल्कुल प्लेन जो ब्लाउज था, जो शर्ट थी, आपका बोनी स्ट्रक्चर होगा ना। बहुत पतली थी मैं। हाँ, तो जो और लोग आपकी बोनी है गर्दन वो भी तो तो लंबी कुछ है, भी, तो वो डेफिनेटली वो प्रोमिनेंट और अच्छा लगेगा वो। हाँ, बोनी का इतना मसला नहीं होता, और गर्दन जिनकी लंबी है उनका मसला नहीं होता। ये जो प्रॉब्लम्स बता रहे हैं ये उन लोगों के लिए बता रहे हैं जिनका ये एरिया थोड़ा सा चबी है या गर्दन छोटी है, इस तरह के एंड प्रॉब्लम्स। दुपट्टों पे जो बॉर्डर होता है वो थोड़ा कम काम वाले दुपट्टे बनवाए बॉर्डर। अच्छा। बहुत ज्यादा चौड़े दुपट्टे ना बनवाए। एक बालिश के होते हैं, तो उसपे क्या होता है कि आपका सर बहुत ज्यादा चौड़ा लगता है, लगने लगता उसमें आप दब जाते हैं पूरे। तो मेक श्योर करें कि दुपट्टे आपके should be छोटे, like 3 इंच हो, 2 इंच हो, इस तरीके से आपके बॉर्डर बने हो। 3 इंच खूबसूरत लगती है। हाँ, इस तरीके के हो तो अच्छा लगेगा। सही। चलें फिर सुनते हैं इनको क्या प्रॉब्लम है। मेरी नैन की शादी और मैंने कहा था मुझे बहुत अच्छा तैयार करना पार्लर वाली को। मैंने पार्लर वाली को कहा मेरी आंखें छोटी हैं, खिंचा वाला लगा के बड़ी बड़ी कर दें, और देखिए उन्होंने मेरी बटन जैसी आंखें बना दी। क्लोज इसकी आंखों का दोबारा वो जो क्लोज आया है ना, हाँ, एक यहाँ पे ये जो आगे इन्होंने लाइनर आगे लेकर गए हैं। पहले तो ये वाइट पेंसिल जो Oh my इतनी God! अजीब सी लगी हुई है। मेकअप तो छोड़े, टीका ही तिगड़ा लगाया हुआ, तो सैलून वाले टीका देख के नहीं लगाए, शीशे में देख के बाल नहीं बनाए। मतलब आपका टीका चलो तिगड़ा अभी लगा तो हुआ हम पूरा। टीके के ऊपर नहीं, हम आई मेकअप पे बात करें, उसको फोकस करो। एक तो पता नहीं किसने कह दिया है कि इतनी सफेद वाइट पेंसिल लगाने से आपकी आंख बड़ी लगती है। आप न्यूड पेंसिल स्किन कलर हमारा अपना जो न्यूड, हाँ, हाँ बिल्कुल न्यूड कलर की वो लगाएं, आई में डालें। अगर आपको आंख थोड़ी सी भी बड़ी लगानी है, आप वाइट जब लगाते हैं तो ऐसे कोई हॉरर लगना शुरू हो जाती है आंख। यार अगर आप जैसे जाहिर है जब आप मेकअप करते हैं तो आपकी अंडर आई पे भी मेकअप गिरता है। तो अगर आप जो माइसेलेनियम वाटर होता है जो है ना भाई, वो मैं तो क्यूटिप पे मैं नहीं कोई पेंसिल आंख में लगाती, क्योंकि मुझे आंख के अंदर कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा लेंस इरिटेट करता है। तो मैं तो क्यूटिप से जो है वो एक साफ कर लेती हूँ, जो एक ब्राउन लाइन बन जाती है वो क्लीन कर देता है, उससे साफ कर लेती हूँ, तो वो फिर एकदम जी हॉरर शो वाली नहीं लेकिन लगती। अगर आपको लगानी भी है, अगर आपकी आंख वाकईतन बहुत छोटी है, तब भी न्यूड, नॉट वाइट। वाइट इज अ रॉन्ग चॉइस, स्पेशली इन द फॉर्मल ओकेजन्स। बिकॉज होता क्या है कि आपकी तस्वीरें खिंच रही हैं, आपको लोग करीब से भी आप मिल रहे हैं ना शादी पे लोगों से, अजीब वाइट पेंसिल लगाई हुई है। अगेन वाइट में आपने आंख को ब्लॉक कर दिया ना, बस इतनी ही लाइन दिख रही है, आपकी आंख छोटी ही लगेगी और बड़ी नहीं लगेगी। वाइट से आंख क्या होगा, ऐसे लगेगी,
खुली हुई, बड़ी नहीं लगेगी। जो आपका जो न्यूड कलर बोले, स्किन कलर बोले, उससे आपकी आंख लंबी लगेगी। अच्छा, आई मेकअप बुरा नहीं किया हुआ इन्होंने, आई मेकअप वजह से व्हाइट पेंसिल ने बर्बादी में चाहिए और आगे जो ये पॉइंट बना हुआ है। अगर ये लाइनर पतला लगा देती ना, जो इतना मोटा कॉर्नर आउटर साइड से भी जो इतना विंग जो निकला है, मोटा निकला हुआ है, अगर ये पतला लगाते तो बहुत अच्छा लग सकता था, तो आंख ज्यादा खुली भी लगती, खूबसूरत लगता। तो ये जो आगे इन्होंने चोंच बनाया है, ये बिल्कुल नहीं, ये इनको हार्श लुक दे रहा है। अच्छा। और व्हाइट पेंसिल, अच्छा क्या है कि विंग लाइनर लगाने के लिए जगह ये जो आजकल लगा रहे हैं कि नीचे से यूं गिरा के ऐसे उठाते हैं, इससे आंखें बंद हो जाती हैं। ठीक है, ये आंख पूरी बंद हुई है यहाँ से, क्योंकि लाइनर को ऐसे लगा के और यूं उठाना तो ये बंद हो जाती है। अगर आप एंड पे से उठा के खींच दें तो वो ज्यादा स्लांट आंख हो जाती है। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज, जब आप लाइनर हम लगाते हैं, शकील भाई, जब हम लाइनर लगाते हैं तो यहाँ से यूजुअली क्या करते हैं लोग, ऐसे लगाते हैं, बे बन जाते हैं। यहाँ से जब आंख दबती है ना, क्लोज में जाए ना, देखिए ये जो लाइन है, ये लोग क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे करके उठाते हैं, यूं करके। तो जब ये जगह ऐसे बे बनता है तो दब जाता है। तो मेक श्योर करें यहाँ से बिल्कुल स्लांट खिंची हुई लाइन हो ऐसे, तो आंख पूरी बादाम जैसी उठ जाएगी। ओके, बे नहीं बने यहाँ पे, ऐसे करके दबे नहीं। यहाँ से जब ऐसे करके लोग यूं उठाते हैं ना, यूं करके, तो उसमें आंख दब जाती है। तो यहाँ से बिल्कुल ऐसे स्लांट एक लाइन हो तो आपकी आंख खुल जाएगी। अच्छा। और पूरा मेकअप करने के बाद अगर आपको लगता है आंख छोटी है तो फिर हल्का सा बढ़ाएं ऐसे करके, हाँ, तो फिर आपका शेप निकल के आता है। अच्छा, आंखें बड़ी अगर लगानी हो, मतलब एक मेकअप के थ्रू हम वो करते हैं ना, एक क्या कहते हैं, एक क्रिएट करते हैं ना, चीज एनहांस करते हैं। आंखें छोटी हैं तो थोड़ा मेकअप करते हैं तो वो थोड़ी बड़ी लगने लगती हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि आंखें बड़ी लगाने की टेक्निक्स क्या हैं? जैसे एक तो लोग समझते हैं व्हाइट पेंसिल लगा ली तो आंखें बड़ी लग रही नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जैसे भी आपने जो मेकअप किया हुआ है, आपकी तो वैसी माशाल्लाह से आंखें बड़ी हैं। मेक श्योर करें कि आपका सॉकेट लाइन को अगर आप अच्छे से बनाते हैं ऊपर की तरफ, और आपका ये वाला जो लिड वाला है उसको लाइटर शेड से करें, और नीचे भी ब्राउन फैलाएं, नो लाइनर नथिंग, तो आपकी आंख बड़ी लगेगी। अच्छा। फैलाएं, जितना फैला के लगाएंगे आप ब्राउन कलर को ऊपर नीचे पूरा इस तरीके से करके, तो आपकी आंख वाइड लगेगी, खुली भी लगेगी। जहां पे आपने लाइनर डाला, कोई ऐसी जो आपने आंख को ब्लॉक कर दिया। बहुत सारे लोग हैं वो बड़ा ब्लैक और स्मोकी आंखें रखते हैं हमेशा। स्मोकी तो आपकी आंख को एक्चुअली अंदर कर देता है ना, तो आपकी आंख यहाँ से खुली नहीं लग सकती। अगर आपको यहाँ से खुली हुई आंख चाहिए तो फिर तो स्मोकी नहीं है आपके लिए। फिर वही वो जो ब्राउन शेड से आपने सॉकेट बनाया और लिड को आपने जितना लाइटर शेड होगा शिमर दे दिया, तो वो बहुत खुली खुली आंख लगती है। लेकिन अगर किसी की अगर बहुत छोटी आंख है, उसकी अगर वो पूरा तैयार हो तो उसकी आंखों पे अगर आप मेकअप करें तो वो नजर ही नहीं आ रहा होता। तो इसलिए मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग उस पे स्मोकी काला मेकअप करते हैं। इसी टेक्निक पे ये कर जैसे सकते फॉर हैं। एग्जांपल मिसाल देती हूँ, जिससे रेशम है, रेशम को आपने लाइट मेकअप में नहीं देखा होगा। वो अगर आपको नजर आएंगी तो वो काजल वाला मेकअप नहीं, अगेन उनके मेकअप आर्टिस्ट जो हैं बबलू करते हैं बहुत अच्छा मेकअप, और उनके ऊपर रेशम के ऊपर वो आंखें अच्छी भी लगती हैं। लेकिन मैं बहुत दफ़ा मैंने कभी रेशम का मेकअप किया नहीं, और मैं सोचता हूँ कि उनके ऊपर कैसा मेकअप अच्छा लगेगा। सो मैं सिर्फ अगर कॉर्नर के ऊपर ब्राउन कलर के साथ ब्लेंड करूँगा ना, सिर्फ आउटर कॉर्नर पे, और नीचे आगे लाइट लगाऊंगा, और ब्राउन के साथ ही अगर मुझे मर्ज करना होगा तो आंख बहुत प्यारी लगेगी फॉर श्योर, 110%। जितना मैं ब्राउन के साथ नीचे फैलाऊंगा, काला ना भी करें, और अच्छे से मस्कारे की एप्लीकेशन करें। लेकिन जैसे हम सबको आदत हो गई है अब उनको काजल और उसमें पूरा काली उसमें आंखों में देखने की। देखें, जो आप बात कर रही हैं वो उन खवातीन के लिए है जिनका एक स्टेटमेंट बन चुका है, या उनका ये एक स्टाइल है जिसमें वो कंफर्टेबल हैं और वो सूट भी करता है। और ये वो खवातीन हैं, ये सिर्फ रेशम नहीं है, ऐसी बहुत सी मल्टीपल एक्ट्रेसेस के साथ इन्होंने भी काम किया होगा, मैंने भी काम किया होगा, जो वो एक बेसिक चीज़ उनको सूट कर जाती है ना, वो अपने सेफ्टी जोन से बाहर नहीं जैसे फॉर एग्जांपल सज्जल को मैंने बहुत कम स्मोकी करते हुए देखा है। सज्जल जो है वो लाइट मेकअप रखती है। सज्जल के ऊपर, सज्जल का स्किन टोन ऐसा है कि सज्जल के ऊपर हर चीज प्यारी लगेगी। नहीं, उसका मेकअप वाला चेहरा है, उसके ऊपर हर चीज प्यारी लगेगी। वो करती नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन उसके ऊपर हर चीज प्यारी। उसका कॉम्प्लेक्शन जो है वो बने ही स्क्रीन के लिए, वो मेकअप के लिए है। अगेन जैसे बुशरा आपा के ऊपर जितना ज्यादा मेकअप लगाएं, जिया अली के ऊपर जितना ज्यादा मेकअप लगाएं, प्यारी लगती है। अगेन जेबा आपा के ऊपर जितना कम लगाएं उतनी अच्छी लगेंगी। सो ये पता होना चाहिए। हानिया के ऊपर भी जितना कम लगाएं, जितना कम मेकअप हो उतनी वो अच्छी लगती है। बल्कि बगैर मेकअप जरा सा टिंट लगाने के बाद वो ज्यादा प्यारी लगती है। आंखें प्रॉपर बनाएं, खूबसूरत आंखें बनाएं, लाइनर प्रॉपर लगा वो प्यारी लगती है। हाँ, फाउंडेशन आप कम लगाएं जो फेयर कॉम्प्लेक्शन के लोग हैं।
तो इस तरीके से जैसे अभी- ऑल्सो आई थिंक कुछ फेसेस ऐसे होते हैं जिन पे बहुत मेकअप नहीं सूट करता, जैसे हानिया है, सनम थी हमारी, जैसे दुर्रे फिशा है, हाँ, दुर्रे दुर्रे फिशा फिशा पे हैं। जितना आप सॉफ्ट मेकअप करें Exactly. उसका चेहरा हाँ, उतना प्यारा लगता है। हाँ। फिर और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे नीलम है, नीलम पे भी आप जितना कम मेकअप करें, नीलम तो बगैर मेकअप भी बहुत बहुत प्यारी लगती खूबसूरत है। लगती नीलम है। इज ब्यूटीफुल। नीलम अगर कम मेकअप करे, जो कि कभी कभार वो करती नहीं है, कम थोड़ा ज्यादा करती है, तो वो कुछ अलग ही लगती बहुत है। सारे लोग जो नीलम का मेकअप करते हैं ना, मुझे नीलम बहुत प्यारी है। नीलम के साथ तो मैंने बहुत काम किया है। और नीलम को ना जो जितने मेकअप आर्टिस्ट उसके साथ ब्राइडल शूट करते हैं, प्लीज उसका सत्यानाश ना मारा और करें। इनफैक्ट जैसे सना और जावेद वो इतनी मासूम है, मैं आपको बता रहा हूँ, नीलम इतनी मासूम है, वो इतनी प्यारी है, वो कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करती और वो मना नहीं करती, बोलती अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, इन्होंने कर दिया मैंने करवा लिया। अच्छा, नीलम ऐसी जैसे है। सना जावेद है, उसके ऊपर भी ज्यादा मेकअप सूट नहीं करता। हाँ, वो भी उसके ऊपर सॉफ्ट मेकअप। बिकॉज उसके बहुत शार्प फीचर्स हैं। आप जितने लोगों को देखेंगे जिनके शार्प फीचर्स होते हैं, वो जितना सॉफ्ट कलर्स के साथ खेलते हैं वो प्यारे लगते हैं, अदरवाइज वो बहुत अजीब लगने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, चलो भाई नेक्स्ट उस पे चलते हैं। मैं पार्लर तैयार होने गई, इनको मैंने कहा मेरा हल्के छुप जाए और फेस अच्छा नज़र आए, लेकिन उन्होंने मेरा चेहरे पे इतना ज़्यादा पाउडर लगा दिया, पूरा चेहरा वाइट कर दिया, हाथों से भी चेहरा अलग लग रहा है, हाथों से भी चेहरा बिल्कुल अलग लग रहा है, इतना ज़्यादा वाइट कर दिया। अभी मुझे सफ़िया ने कहा कि आपा कहाँ से तैयार हुआ, आप तो 10 साल बड़ी लग रही हो, क्या फ़ायदा मुझे पार्लर जाने का, इससे तो मैं घर में ही तैयार हो जाती। अल्लाह, सफिया के बराबर में जो बैठी है वो ज्यादा प्यारी लग रही है। भाई बेचारी इन्होंने ने जवाब makeup तो खुद ही दे दिया ना, मैं घर से तैयार हो जाती, तो आपको घर से ही तैयार होना चाहिए था। एंड सैलून वालों के लिए देखिए, अभी इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे जो रील्स आ रही होती हैं सैलून्स वाले, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा होता वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ उस तरीके की रील्स बनाने की, मुझसे नहीं बनती होती हैं। कौन सी? ये जो मेकअप की जो आ रही होती हैं, आफ्टर एंड बिफोर की लगा रही होती हैं, अभी जैसे ये मेकअप है, ये इंस्टाग्राम, ये तो आपके कैमरे ने शूट किया है ना, तो ये प्यारी, ये इसमें नजर आ गई। ये इंस्टाग्राम की रील पे ये बहुत खूबसूरत लगेंगी फिल्टर। नहीं लगेंगे ये कहीं भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप इंस्टाग्राम सही कह रही है ये। नहीं, मैं आपको मैं बता रहा हूँ भाभी, मैंने ऐसे मेकअप देखे हैं, मैंने ऐसे मेकअप देखे हैं जो सामने से बुरे लगते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम के फिल्टर पे वो बहुत प्यारे लगते हैं, मैंने खुद देखा है। नहीं नहीं, ये तो तुम स्ट्रोक्स देखो, ये तो मैं भी इससे अच्छा मेकअप कर लूं। इनकी मैं आईब्रो मेकअप बहुत आर्टिस्ट डार्क है। नहीं हूँ। हाँ, इनकी आईब्रो बहुत डार्क है। अगेन गोल्डन शेडो इनके लिए है ही नहीं ना। गोल्डन शेडो इतना आपको लगा दे जिसकी वजह से आंखें इनकी बिल्कुल छोटी लग रही हैं। अच्छा, वाइट पेंसिल भी है, लगाया वो सब है जो एक जवान दुल्हन को लगाना चाहिए। वो नीचे ब्राउन शेड है, अब आप देखें वाइट पेंसिल, और बेचारी ने मेहनत पार्लर वाली ने फुल की है। लेकिन अच्छा, सैलून वालों के लिए एक छोटी सी टिप, जैसे अभी जो इनका फाउंडेशन है, अगर आपको ब्राइट करना है तो आप बिल्कुल ब्राइट कॉम्प्लेक्शन। अच्छा, ब्राइट का मतलब में बहुत सारे लोगों को टर्म समझ में नहीं आती। ब्राइट का मतलब होता है गोरा करना। सैलून वालों को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तेज कर दें, कम कर दें, डार्क कर दें। डार्क और लाइट का मतलब है काला और सफ़ेद। तो जो ब्राइट आपको करना है, तो अगर टू टोन लाइट करना है तो मेक श्योर करेंगे जो आपकी फाउंडेशन है वो अंदर थोड़ी सी लाइट लगाएं, और जो आपको जो कॉम्पैक्ट पाउडर है वो थोड़ा सा डार्क लगाएं। जब डार्क और लाइट मिक्स होगा तो एक नया टिंट बन जाएगा। भाई मैं ये कहती हूँ, जिस एज की ये खातून है, खुदा के वास्ते पाउडर इतना लगाना बंद कर दें। इतनी सर्दी सख्त हुई हुई है, जो मेजर फॉल्ट है इसके अंदर वो यही है कि इन्होंने ओवर पाउडर किया हुआ है, एंड दैट पाउडर हैज अ वेरी येलो टिंट इन इट। एग्जैक्टली। अगर आप देखें तो पाउडर में दो तीन चीज़ें होती हैं जो उनका आपको ख़रीदते हुए ख्याल और लगाते हुए भी ख्याल रखना चाहिए। एक तो पाउडर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने बड़े हैं और कितने छोटे हैं, ठीक है। मार्केट में 2-3 किस्म के मॉलिक्यूल्स के जो है वो पाउडर्स आते हैं, जिसमें जो बहुत ज़्यादा हैवी पाउडर्स होते हैं वो एजड स्किन के लिए नहीं होते। जिनके मॉलिक्यूल्स कम होते हैं वो वाले जो है वो पाउडर्स आपके लिए, जैसे HD डिफाइंड पाउडर्स। इनके कहने का मकसद है जो वो ग्रैनुअल्स होते हैं, जो पाउडर के जो जर्रे होते हैं ना, जर्रे, वो अगर जितने बारीक, जितने पिसे हुए, जितने ज्यादा लाइट वेट होंगे, उतना ही ये एजड स्किन के लिए बेहतर होंगे।
और अगर आपको ख़रीदते हुए फील करते हुए समझ नहीं आ रही है तो आप पढ़ें, उनमें अक्सर डिस्क्रिप्शंस दी हुई होती हैं कि जी ये HD पाउडर है, ये लाइट वेट पाउडर है, ये हैवी कवरेज पाउडर है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होते हैं। सारे मेकअप आर्टिस्ट जो इस वक्त ये शो देख रहे हैं वो जब मेकअप अपनी किट बनाते हैं तो 2-3 किस्म के पाउडर्स रखें, क्योंकि जहाँ आपके पास ब्राइड आ रही है जो कि यंगर स्किन लेकर आ रही है, वहाँ ब्राइड की मदर भी आ रही है। सो यू हैव टू मेक योर किट अकॉर्डिंगली कि आपके पास अगर कोई एजड स्किन लेके आता है तो ये नंबर 1 पाउडर मिस्टेक। नंबर 2, इफ शी वुड हैव यूज द राइट कलर ऑफ द पाउडर बिकॉज इट्स सो येलो कि वो फिगर अबाउट के जो आप अभी बैठ के समझा रहे थे कि गोरे को आप बैलेंस करें डार्क पाउडर से, फिगर अबाउट दैट। इन्होंने तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई पीला पाउडर और लगाया मुझे है। एक समझ नहीं आती बात, इस एज की खवातीन कलेजी, लाल, मरून इन लिपस्टिक्स के अलावा उनको लगता है कि वो बेचारी अच्छी नहीं लग रही। अच्छा देखिए, ये प्लीज खुदा के वास्ते ये दिमाग, मेरी अम्मी, मुझे उन्हें कन्विंस करना, मेरी अम्मी पढ़ी लिखी डायरेक्टर PTV कितने सालों रही हैं और एक सर्टन एज पे डार्क लिपस्टिक नहीं, मेरे होठ नजर नहीं आएंगे। मैंने कहा अम्मी होठ मोटे बना लें आप लाइट लिपस्टिक से, क्योंकि जब वो लाइट लिपस्टिक लगाती थी वो बहुत प्यारी लगती थी, मगर वो जो कलेजी लिपस्टिक जो उनको कहती थी नहीं बस मैंने लगा ली तक मेरे होठ नजर तो आए, तो वो नहीं अच्छी लगती थी। यही कॉम्पैक्ट वाला इम्पैक्ट आ रहा है। नॉट कम्प्लीटली आई वुड अग्री कि सारी एजड खवातीन पर डार्क लिपस्टिक्स नहीं अच्छी लगती, कुछ एजड खवातीन बहुत प्यारी भी लगती हैं ब्राइट लिपस्टिक्स लगा के। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लिप पाउडर साइज, कम लगाया हो ना, it all depends on your lip size, it all depends on your personality, it all depends what kind of a look you're creating. But over here particularly क्योंकि ये पिक्चर इस वक्त सामने है तो मैं इसको क्रिटिसाइज करके ये बात कहूँगी, देखें इनका जो दहाना है ना वो बैलेंस्ड नहीं है, यू नो दांत बाहर हैं थोड़े हाँ से, थोड़ा सा नॉट टू शेम, बहुत सारे लोगों के साथ हमारे यहाँ इतनी कोई डेंटल केयर की इतनी नॉलेज होती नहीं है, बचपन से लोगों को ब्रेसेस नहीं लगाए जाते, लोगों को डेंटिस्ट के पास रेगुलरली हमारे आधे से ज्यादा लोगों के इसी तरह के दांत होते हैं, आप देखेंगे तो इसीलिए होते हैं क्योंकि देखें एक सर्टेन एज के बाद दांत भी अपनी प्लेसमेंट्स को छोड़ना शुरू कर देते हैं। सो अगर आप 45-50 क्रॉस कर चुके हैं और आपका कुछ भी डेंटल इशू है, सो बजाय इसके, और वो डेंटल इशू आपके लिप शेप को भी टेढ़ा करना शुरू हो जाता है आहिस्ते आहिस्ते, then you have to avoid dark lipsticks. अगर आपने अपना डेंटल हेल्थ को प्रॉपर रखा हुआ है, आपके लिप साइज लिप शेप प्रॉपर है, फिर तो बड़ी उम्र भी है तो इतना कोई मसला नहीं होता, कभी कभी सूट भी कर जाता है, बट नॉट फॉर एवरीवन। अब इस एज में ये सब ज्यादातर खवातीन पान तंबाकू ये सब खा रही होती, तो दांत सारे खराब होते हैं, फिर उसके ऊपर मरून लिपस्टिक भी लगा ली, दांत हंसती हैं, खुलता है आपका। जब आप डार्क लिपस्टिक लगाते हैं तो आपकी शक्ल ही, आपकी आंखें जो है वो फोकस ही उधर डार्क लिपस्टिक पे होती है। और अगेन वही वाली बात है कि अगर आपका जैसे मैच्योर स्किन है तो आप लूज पाउडर का इस्तेमाल करें, उसमें पाउडर क्या होता है उतना ही लगना होता है जितना लगता है। एंड वन मोर थिंग, अगर आपके पास फिक्सिंग स्प्रे नहीं है तो आप रोज वाटर अच्छे से मार लें, तो वो आपके स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है, वो आपके स्किन के ऊपर मेकअप जल्द हो जाता है, तो वो पता नहीं चलता है। बिल्कुल। एंड विनिश पता है क्या, यहाँ पे लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है यार, वो दांतों हर कोई नहीं कर सकता ना, हम नहीं, है ना, सस्ते डेंटिस्ट नहीं सस्ते डेंट, पता है कि मुझे लगता है थोड़ा महंगा ट्रीटमेंट है, हाँ दांतों का बड़ा और महंगा ट्रीटमेंट के अलावा एक सर्टेन एज होती है ब्रेसेस की, कि उसके बाद फिर इतने ज्यादा नहीं इस एज में ब्रेसेस नहीं लगते, बट जो आपकी गैपिंग होती है उसको तो कोई ना कोई डॉक्टर हल देता है ना। ये एक्चुअली एज के साथ आपके दांत प्लेसमेंट्स छोड़ना शुरू और ये अभी आपकी शो में आके ये बोल रही है कि मेरा ये कर दिया, इन्होंने खुशी खुशी खुद भी करवाया होगा, गोरा, गोरा खुद भी करवाया होगा, यहाँ पे आके ये कह रही है कि ये दैट इज आल्सो अ वेरी बिग हमें गोरा कर दे, हमें गोरा कर दे, भाई हम जादूगर थोड़ी हैं। मैं आपको बताता हूँ, सैलून पे आती है इतने लंबे बाल होते हैं और पतले, और वॉल्यूम भी आ जाए लेंथ भी कम ना हो, मैं जादूगर थोड़ी हूँ कि वॉल्यूम भी आ जाए लेंथ भी कम ना हो, मैं जादूगर नहीं हूँ भाई। थैंक यू भाई, जादूगर हमारे लिए तो हैं आप लोग, क्योंकि इतनी जादू की टेक्निक से माशाल्लाह लोगों की गलत फहमियों को दूर कर देते हैं। बहुत सारे मिथ्स जो बने हुए होते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है,
वो ज़ाहिर है जब नॉलेज सही मिलती है। तो थैंक यू सो मच Welcome. कि आप लोग आए और एक टीचर की तरह करेक्ट किया, और बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा। सो अगर अनकरीब है शादी के कार्ड तो प्लीज़ उसकी एक्साइटमेंट में ये प्रोग्राम की जो नॉलेज है वो भी ऐड कर लें, ताकि आपकी एक्साइटमेंट लेवल वही रहे जो है मेकअप करवाने से पहले। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, नया सेट, नया स्टूडियो, नई सुबह, नई उम्मीद, सब कुछ आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इतना हसीन सेट, so congratulations to you, to ARY for this amazing new set. लग रहा है कि आज मैं खुद एक तस्वीर में आ गई। हाय हाय। मैं तो कहती हूँ शाम को तुम इस पे टिकट लगा दो, लोग आके अपनी सेल्फीज बनाएं। कैसे लोग सुबह सुबह आपको एक फ्रेश फीलिंग हो रही है देखने। I am so impressed, man. Set देख के खुश हुए आप? Beautiful. मुगेम्बो खुश हुआ? such a good job. लग रहा है किसी क्यूट सी गर्ल के सेट पे जा रहे हैं। And I'm waiting जब कोई लड़का आके आपके सेट पे बैठेगा। You have to sit on a pink couch. ये फूलों के शहर में तो आप फिर तितलियां बनने की कोशिश करते हैं। बहुत प्यारा लग रहा है, वेरी गुड एफर्ट। पहले तो मैं देखूंगी, रुक जाओ भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, फूलों में एक और फूल। जवेरी हम सब गोभी का फूल बन चुके हैं। नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है, अभी बहुत से ज़्यादा अच्छे हैं हम। ऐसे एक फैंटेसी वर्ड लग रही है। तो जिस तरह आप जो है वो इस शो को हर लम्हे अपनी अपीयरेंस से बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रखती हैं, तो वैसे ही सेट भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है आपकी एनर्जी से। सच बात है कि मैंने इतना हसीन मॉर्निंग शो का सेट इवन मेरे भी टाइम पे कभी नहीं देखा। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी पते की बात बताने के लिए आज का सेगमेंट आपके सामने हाजिर खिदमत है, और आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के ऊपर जो माँ के दूध के बाद शिफ्ट होते हैं ठोस ग़िज़ा की तरफ। अच्छा, ये जो शिफ्टिंग है ठोस ग़िज़ा की तरफ, ये बहुत सारे जो घराने हैं उनमें उनको समझ ही नहीं आता कि इसकी शिफ्टिंग कैसी होनी चाहिए, कितना दूध पिलाना चाहिए, कितना खाना खिलाना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए। क्योंकि जब सर्वे हुआ, न्यूट्रिशनल सर्वे हुआ, तो उससे अंदाज़ा ये हुआ कि 51% बच्चे जो हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम है, इनके अंदर वाइटामिन्स और एसेंशियल मिनरल्स जो होते हैं उनकी भी कमी पाई जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ माँओं को पता ही नहीं होता कि क्या बच्चों को पहली ग़िज़ा दें या शुरू के खाने क्या खिलाए जाएं, कितना खिलाया जाए। खाली दूध ही पिलाती रहती हैं, बच्चा दूध ही मांगता रहता है, कितना खिलाना चाहिए, कितना दूध पिलाना चाहिए, उनको ये डिफरेंस नहीं पता होता। इसीलिए इस न्यूट्रिशनल सर्वे के बाद कश फाउंडेशन ने पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन का आगाज़ किया है, ताकि वक्तन फ़वक्तन पेरेंट्स को गाइडलाइंस मिले सही तरीके से, और वो अपने बच्चों की नशोनुमा का ख्याल रख सकें, उनकी सही परवरिश करने में आगे आगे रहें, और बच्चों को बीमारियां नहीं हों, उनके इम्यून सिस्टम मजबूत रहे। और इसलिए हमारे पास जो आज भी एक्सपर्ट हैं वो डॉक्टर सादिया पाल मौजूद हैं, जो कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ठीक ठाक है। अच्छा, अब सबसे पहला सवाल, क्योंकि हम ज़ाहिर है आज बात कर रहे हैं कि बच्चे दूध से जब ठोस ग़िज़ा की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, सबसे पहला मेरा तो सवाल आपसे ये है कि वो एज क्या होनी चाहिए, क्योंकि सबके दिमाग में अलग अलग है। कोई कहता है 4 महीने में, कोई कहता है 5 महीने में, कोई कहता है 6 महीने में। हाँ जी, 6 महीने सही है, क्योंकि चीज़ें चेंज होती रहती हैं एविडेंस के बेस पे, यानी कि लेटेस्ट रिसर्च वगैरह क्या कहती है। तो 6 महीने सही वक्त है बच्चे को माँ के दूध से वीनिंग की तरफ ले जाने, यानी सेमी सॉलिड ठोस ग़िज़ा की तरफ जाने के लिए। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कैसे समझें हम बच्चों का भूख का इशारा। 6 महीने में तो बच्चे जो हैं ज़ाहिर है वो रो ही सकते हैं, बस वो तो बोलते नहीं हैं। हाँ। कि वो बताएं कि मुझे भूख लगी और मुझे कोई ठोस ग़िज़ा चाहिए या दूध चाहिए। क्योंकि देखिए, जब 6 महीने का बच्चा होता है ना, तो उसको माँ के दूध के अलावा चीज़ों की ज़रूरत है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो वो उसका इंटरेस्ट, वो सर इधर उधर, और हम जो खा रहे होते हैं, बड़े जो खा रहे होते हैं, तो उसका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा होता है। उन चीज़ों को देखकर वो उनकी तरफ
लपक भी रहा होता है, और बच्चे की रिफ्लेक्सेस अच्छे हो जाते हैं। वो एक हेल्दी बच्चा, उसकी गर्दन मजबूत हो जाती है और वो होल्ड कर सक रहा होता है, बॉडी में टोन आ जाती है उसके थोड़ी। तो ये होता है, और वो इंटरेस्ट शो कर रहा होता है डिफरेंट चीज़ों में, खाने की चीज़ों में। तो माँ के दूध से उसका फिर पेट नहीं बढ़ रहा होता, बिल्कुल भर रहा होता। तो इसलिए फिर आपने सेमी सॉलिड्स वो टाइम है इंट्रोड्यूस करना। अच्छा, कैसे शुरुआत करें सेमी सॉलिड्स की? कि जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग कहते हैं केला, चावल, एक सर्टेन क्लास एवोकाडोज भी दे रही होती है, तो बहुत दलिया, क्या करें? कोई बहुत महंगी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। लेकिन बहुत सारे देखिए जो आपके पास घर में पक रहा है, उसमें दाल अक्सर पकती है, चावल पक रहे होते हैं, तो सब्जियां होती हैं, तो मिर्च मसाले नहीं होने चाहिए। लेकिन जो बेबी फूड्स भी होते हैं ना, उनके भी जो डब्बों में मिल रहे होते हैं, बोतल में मिल रहे होते हैं, उनकी भी इसी तरह की कॉम्पोजिशन होती है, मिक्स्ड होता है। तो ये चीज़ें मसाले डालने से पहले या बेबी के लिए आप अलग बना लें। अच्छा। और उसमें बहुत थोड़ी सी नमक होनी चाहिए, और चीनी आप ना ऐड करें बच्चों के खानों में, ठीक है ना, बेबी के खाने में। हाँ। तो उसको गलत आदतें नहीं पड़ेंगी। नमक कम और कोई मिर्च मसाला नहीं, ठीक है। और उसमें अगर आप एक हड्डी डाल दें, ज़रूर देखें हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता गोश्त और मुर्गी और अंडे। तो हड्डियां तो अक्सर चीपर भी मिल रही होती हैं, ज़्यादा सस्ती अलग से भी जो हमारे बुचर्स होते हैं वो बेच रहे होते हैं गोश्त की दुकानों में। तो आप अगर हड्डी डाल देंगे वो बहुत अच्छी, मतलब हल्की सी यखनी आ जाएगी जैसे बच्चों की बिल्कुल खिचड़ी में या कुछ ऐसी चीज़ों में। बिल्कुल। तो नमकीन का भी बच्चे को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, उसके सामने हर तरह की ग़िज़ा रखनी चाहिए। तो वो हर तरह के उस पर एक दफ़ा जब उसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा तो वो खुद से इंटरेस्ट से खाएगा। दलिया है, वो भी आप बना सकते हैं। सूजी भी खिलाते हैं लोग। बिल्कुल, सूजी का हम लोग भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं। तो सिर्फ चीनी बहुत कम, चीनी अवॉइड करें, चीनी अवॉइड करें, क्योंकि चीनी देखें हम बड़ों को भी नहीं खानी चाहिए। ये हमारी दुश्मन स्लो पॉइजन है आजकल, तो सब यही कह रहे होते हैं। फास्ट पॉइजन, जो भी कह लें इसको। ये हमारे लिए अच्छी चीज़ है। अच्छा, अब बहुत सारी माओं को ना ये नहीं समझ आती कि कब दूध पिलाना है, कब खाना खिलाना है। कभी कभार बच्चे जो खाने के चोर होते हैं वो बस दूध में ही लगे रहते हैं, स्पेशली जब माँ के दूध के ऊपर हैं तो उनको माँ की कुर्बत चाहिए, तो बस वो उनको हर वक्त जो है वो दूध चाहिए। तो अब माएँ कैसे डिफरेंशिएट करें, शेड्यूल कैसे बनाएं? उनको एक आदत लगानी होगी। और एक फीड जो है, जब बेबी का टाइम है, जब वो उसको भूख लगती है, अपना दूध पिला लें। और अगर कंप्लीट वो नहीं कर रही तो उसमें ऐड कर सकती हैं कोई सेमी सॉलिड, बनानाज हो सकते हैं, उनको केले को मैश करके दे सकती हैं। फिर अल्टरनेट करें, एक वक्त अपना दूध दें और नेक्स्ट फीड के बजाय आप कुछ, अगर हम इस तरह कुछ अपना खुद टाइम टेबल बनाते हैं, सुबह 6 बजे समझे बच्चे की आंख खुली है, उसको सबसे पहले सुबह हमने दूध दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट जब उसको भूख लगती है, हम बच्चा रोता ही है, उसी से माँ को अंदाजा होता है कि 3-4 घंटे के बाद उसको 3-4 घंटे के बाद जनरली ये टाइम है। उससे पहले भी लग सकता है। ज़्यादा हेल्दी हर बच्चे का अलग अलग होता है। कुछ बेबी जो ज़्यादा हेल्दी और एक्टिव हैं उनको जल्दी डिमांड होगी, तो वो रोएंगे या इंटरेस्ट शो करेंगे। तो अब दूध के बाद जो नेक्स्ट चीज़ होगी वो सॉलिड और वैरायटी इंट्रोड्यूस करें। मुख्तलिफ चीज़ें लोग अंडा भी खिलाते हैं हल्का। अंडा जो है वो हाफ बॉयल करके, हाफ बॉइल्ड एग, जिसको हम 3 मिनट का एग भी कहते हैं, कि एक दफ़ा पानी उबल जाए, उसके अंदर 3 मिनट के लिए अंडे को आप उबाल लें, तो 10 मिनट तक करेंगे तो वो सॉलिड की तरफ चला जाता है। 3 मिनट में वो लिक्विड सा होता है। तो उसको आप मिक्स करके खिलाना आसान है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट फिर दोबारा दूध दिया, फिर उसके बाद फिर दोबारा अगर वो रोया तो अब बारी आई खाने की, यानी कि आपने कहा ऑल्टरनेट, एक के बाद एक दफ़ा दूध, एक दफ़ा खाना, एक दफ़ा दूध, एक दफ़ा खाना, इस तरह करके करें। फिर वो उसका एक पैटर्न सेट हो जाएगा, फिर वो खुद ही ज़्यादा खाना मांगना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जैसे जैसे बड़ा होगा। अच्छा, अक्सर जैसे खाना खिलाना शुरू करते हैं ना, या तो बच्चों को डायरिया हो जाता है या कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, सूट करने की बात है, आदत की बात है, तो तब क्या करें फिर?
देखें डायरिया कॉन्स्टिपेशन भी इस वजह से होती है कि उसको फ्लूइड इतना नहीं मिल रहा जितनी उसको ज़रूरत है। अच्छा। या फाइबर नहीं मिल रहा। तो और जो डायरिया है वो गलत माओं की प्रैक्टिसेस या घर वालों की गंदे बर्तन में उसको दे दिया, ठीक है, और बच्चा वो क्रॉल भी करना शुरू हो जाता है ना, तो वो मिट्टी में उसका कांटेक्ट हो रहा है, ज़मीन पे लोट पोट हो रहा है। तो सफाई बहुत ज़रूरी है बर्तन की, बच्चे की। अगर आप चमचे से उसको खिला रहे हैं या जिस बोल में, उसको अच्छी तरह साफ़ होना चाहिए। और देखें वर्म्स भी हो जाते हैं क्योंकि बच्चे जो हैं अगर उनकी घर में आपकी सफाई सुथराई नहीं है तो एक से दूसरे बच्चे से वर्म्स भी लगते हैं, और ज़मीन मिट्टी वो खाना अगर शुरू कर दें तो इन सब चीज़ों, बच्चे को अकेले नहीं छोड़ा जाता, बच्चे पे नज़र रखी जाती है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों में जैसे जिंक और आयरन की कमी देखी जाती है क्योंकि उनको वो ग़िज़ा फुल न्यूट्रिशियस या जो ग़िज़ाइयत वाली है भरपूर जो वो नहीं मिल रही होती। तो कौन से खाने हैं ऐसे जिसकी मदद से हम ये जिंक और जो भी विटामिन्स हैं बच्चों को चाहिए, मिनरल्स, हम उनमें से ज़्यादा मिल सकते हैं? देखिए हमारी ज़्यादातर खाने में ना ये चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा। तो ख़ास तौर पे प्रोटीन्स में हैं ये, काफ़ी सब्जियों में भी हैं, नट्स में हैं। लेकिन ऑब्वियसली छोटे बच्चों को आप नट्स तो नहीं देंगे, लेकिन जो केला है उसके अंदर होते हैं। अच्छा। तो अगर आप मिक्स डाइट दे रहे हैं, इसीलिए हम स्ट्रेस करते हैं कि जी बच्चे को सिर्फ एक चीज़ ना खिलाएं, उसका जायका डेवलप होने दें। डिफरेंट अंडा तो मीट, अंडे में भी है, ग्रेन्स, ये सब चीज़ें मिक्स, सब चीज़ें उसको हर किस्म के मीट में, सी फूड में। अब सी फूड हमारे यहाँ इतना फैशन नहीं है, लेकिन ये कि उसमें भी काफ़ी अच्छी मकदार होती है इन चीज़ों की। लेकिन अंडे में है, गोश्त में है, चिकन वगैरह सब, लिवर काफ़ी अच्छा, जैसे कलेजी है उसका भी एक पोर्शन आप कर सकते हैं। तो जायका बच्चे का ना हर चीज़ का, वो एक चीज़ पे फिक्सेट ना हो। अच्छा, पहले वैसे कहते हैं जैसे माँ दूध पिला रही है तो उसकी फरावानी तब होती है जब जितना बच्चा दूध पीता है तो जाहिर है उतना दूध बनता है। लेकिन जैसे खाने पे डालते हैं बच्चे को और आप कह रही हैं एक दफ़ा दूध पिलाएं, एक दफ़ा खाना खिलाएं, तो इससे दूध की फरावानी में या जो रवानी है उसमें कमी आ जाती है। तो माएँ क्या करें ऐसा कि उसमें वो आराम से जो है ना अपने बच्चे को दूध पिला सकें? देखिए यूजुअली जब एक दफ़ा इस्टेब्लिश हो जाती है ना ब्रेस्ट फीडिंग, फिर कमी नहीं आती। अच्छा। बल्कि ज़्यादती हो रही होती है क्योंकि माँ तो उसके लिए प्रिपेयर्ड है फीड के लिए। तो माँ का दूध उतना ही बनता है जितना बेबी डिमांड कर रहा होता है, ठीक है। ये शुरू में प्रॉब्लम होती है कि अगर माँ रेगुलर फीड नहीं कर रही तो फीड कम हो जाती है। वो डिमांड फीडिंग की बात है। तो बाद में वो फिर उसी तरह जनरली सेटल हो जाता है। और एक दफ़ा बच्चा जब सेमी सॉलिड खाना शुरू कर देता है तो इतना बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं रहता। लेकिन माँ को कंटिन्यू रखना चाहिए अपनी फीड, क्योंकि उससे फ़ायदा एक तो सस्ती है, ठीक है, सही टेम्परेचर पे बेबी को मिल रहा है वो दूध। उसकी स्टरलाइजेशन उनको नहीं करनी, उसको कोई मिक्सचर नहीं बनाना, कोई दूध के डब्बे से निकाल के नहीं करना, और उसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और देखें ना, बहुत सारी माएँ वर्किंग भी होती हैं, काम भी करती हैं, चाहे वो किसी भी क्लास से ताल्लुक़ रखती हैं, वो कुछ भी काम कर रही अगर होती हैं तो वो थोड़ी अपनी आसानी के लिए डब्बे का दूध ले लेती हैं, या फिर डब्बे के वो जो ग्लास में बने हुए खाने होते हैं वो खिला देती हैं। तो उनके लिए आप क्या कहेंगी उन चीज़ों के लिए? देखिए वर्किंग माँ जो है वो, ये मैंने जैसे खिचड़ी का मिक्सचर बताया है कि डिफरेंट दालें और हल्का सा वो करके आप मैश करके उसको भी आप फ्रिज में रख सकती हैं और वार्म करके बेबी को बना के, आप कह रही हैं कि पहले से रख लें? बना के आप रख सकते हैं, स्टोर कर, या फ्रेश बना के उस दिन का आप कर सकते हैं। और अपना दूध भी एक्सप्रेस करके माँ जो है वो फ्रिज में रख सकती है 24 घंटे, वो बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह फ्रीज़र में फ्रीज़ भी किया जा सकता है। तो अगर आजकल जो अच्छे एम्प्लॉयर्स हैं वो एट वर्क प्लेस, यानी जहाँ वो जॉब के लिए जा रही हैं, वहाँ पे कोई कमरा इस तरह का है, उसको क्रैश कहते हैं,
या नर्सरी आप कह लें, जहाँ पे बच्चे को देखने के लिए स्टाफ मौजूद है और बच्चा वहाँ पे रहता है और माँ अपने काम से बीच में जाके बेबी को फीड भी कर सकती है। तो आपका कहने का मकसद है वो जो डब्बे का दूध है या वो जो प्रिजर्वेटिव वाले खाने हैं बच्चों को जो हम दुकानों से ख़रीद के खिलाते हैं, जो कभी कभार इतने मज़े के भी लग रहे होते हैं उनको, हाँ, कि क्योंकि वो उनको एडिक्टिव चीज़ है ना, हाँ, क्योंकि वो तो वो आप उसको ज़्यादा वोट नहीं करती हैं ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आप चाहे अमीर हैं कि गरीब हैं, कोशिश करके घर की चीज़ जो आप लोग खुद खाना पसंद, आप ज़रा उस बेबी फूड को खुद खा कर देखिए कितना मज़ेदार है, तो नहीं है। सो आप क्यों अपने बेबी को वो दे रहे हैं? वो किसी भी कोई भी कमर्शियल प्रोडक्ट की तरह से है, जिस तरह सीरियल्स भी हैं, वो उस पर बड़ा अच्छा हेल्दी बेबी की तस्वीर भी बनी हुई होती है, लेकिन उससे बेहतर है उसको फ्रेश चीज़ें आप दें। आपका बेबी है, कोशिश करें। और वर्किंग मदर्स भी कर सकती हैं और करती हैं, बल्कि मैंने तो यही देखा है वर्किंग मदर्स और ज़्यादा मोटिवेटेड होती हैं, क्योंकि उनका एक गिल्ट चल रहा होता है साथ कि मैं अपने बेबी से इतने घंटे के लिए दूर हो गई। हाँ, तो मैंने उसे क्वालिटी टाइम देना है, जो भी देना है। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच कि आप आके हमेशा अवेयरनेस फैलाती हैं। थैंक्स टू काश फाउंडेशन कि वो उन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि वो अवेयरनेस फैला सके, और इससे अगर माँओं की दिमाग में ये बात आ जाएगी और समझ आ जाएगा तो कितने सारे बच्चे, हेल्दी जनरेशन हमारी डेवलप होगी। छोटे बच्चों का इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग होगा तो। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। Welcome back. Good morning, Pakistan. And I want to introduce Jane Marriott, British High Commissioner. She's sitting in front of me and smiling. Prettier face here in the morning. I want to just introduce her. Hi, how are you? Very well, Nida. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Thank you so much for having me on your show, Nida, and good morning to all your viewers. Oh, thanks. And thank you so much for taking out time for us. I want to ask certain questions from you. Okay. You're going to interrogate me? Yes. Okay. Interrogation. Okay, go on then. Go on. What inspired you to take up the role of High Commissioner of Pakistan? Well, to be honest, coming to Pakistan was always a dream job of mine. So I visited Pakistan a couple of times before, 2007, 2008, 2017, 18. And I'd always thought, one day I would love to be High Commissioner here, the top job. And of course, a High Commissioner is the same thing as an ambassador. It's just what you call a Commonwealth country. You call the same job a High Commissioner, but they're the same job. So I'd been an ambassador in Yemen, I'd been an ambassador or High Commissioner in Kenya, and then I was looking for my next job, and my bosses in London said, we'd like you to go to Pakistan. And I went, I really want to go to Pakistan. They're like, perfect, off you go. What are the cultural difference you find between all these countries? Oh, so many. And actually, I think quite often you spend a lot of time learning more about yourself and your own culture. Things that you just assume when you live in a country are normal. You go to another country and you're like, oh no, okay, what I do isn't normal compared to what this country is like, whether you're talking about things like timekeeping or how you greet friends, food, time of eating. That's the one thing I both love and find challenging in Pakistan. So your food is amazing. The hour you eat, much later than we eat in Britain. In Britain, 6, 7 o'clock maybe. Here it's like 9, 10, 11, 12. Exactly. I'm like, I can't digest that. But amazing food. Can you share any memorable experience that you've had here in Pakistan so far? Yeah. So coming up for 18 months now, and it's been absolutely fantastic. So I'm pulling a slight face because there are so many good memories to think about. But hiking is definitely one of them, whether I'm getting out in the Margala Hills or further north. Or actually, I was also doing a bit of walking in Garo, just up the road from Karachi the other week, yesterday actually, which is amazing. The food, Badshahi Fort Mosque, and the fort in Lahore, I love. And actually, I went to the Science Museum in Karachi yesterday. What a great day out. It's a very interactive museum, and so there were lots of very small children and me playing with the exhibits. It was just great. So yeah, many memorable moments, but I think most of them involve the people and the kind hospitality that you get in Pakistan. Wow. If you weren't a High Commissioner, what career would you have chosen?
So when I was a very little kid, I wanted to be an astronaut. But then when I was a teenager, I wanted to be you. I wanted to be a journalist. And very specifically, actually, I wanted to be a war correspondent. But then I think I was a bit too scared to be a war correspondent, so I ended up joining the Foreign Office and then going to lots of war zones. So I ended up sort of doing the thing that I originally intended to do, but with the Foreign Office rather than as a journalist. So you are comfortable on screen, like with the camera sort of things. Are you comfortable, or you're camera shy? A little bit camera shy, to be honest. So, but you've managed to lure me on this. But you, I mean, you look amazing, and I'm kind of, yeah, I'm definitely going to glam up if you invite me back on. Do you have any hobbies that help you relax or unwind after work? Definitely hanging out with friends. So going out for dinner. To be honest, I'd love to say something highly intellectual and interesting, but I think I like the things that most people like. Hanging out with my friends, watching something on TV and reading a book. And doing a bit of exercise as well, that's really important. Have you tried any local dishes in Pakistan? Or visited any places that left an impression on you? So what I love is, I mean, to be honest, there's just a huge variety of meat. I do miss vegetables. I'd love to see more vegetables in Pakistan. But your lamb kebabs in particular. What kebabs? Lamb. Lamb chicken. kebabs. Yeah. Okay. Absolutely amazing. And I'm a very big fan of halwa. Oh, which halwa? Gajar ka halwa, suji ka halwa? Yeah, the carrot. The carrot halwa. one? Yeah, it's my particular favourite. So you can understand gajar ka halwa. A little bit. But you just have such amazing fruit here, actually. So come mango season, the thing that makes me watch my weight is mango season. Because I could just eat, you've got what, like 200... You like to eat mangoes? You've got, what, 250 different varieties of mangoes in this amazing country. And I haven't tried all 250 yet, but it's definitely something I'm aiming to do. So I have to watch the weight when it comes to mango season. So I would just eat all of them up. How does your work strengthen the ties between UK and Pakistan? Oh goodness, well that's, in many ways, that's the whole point of diplomacy, as you know, which is how to build relations between two countries. And actually the first types of diplomacy were economic diplomacy. And it was kind of like, I've got something to sell, you've got something to buy and something to sell, but how do we have rules that make sure that we respect each other's trading? And kind of from that built up the political aspects of political reporting, understanding how other countries are operating. But then in Pakistan and the UK in particular, one, the incredibly strong diaspora heritage, and I'm hoping your viewers are running everywhere from Multan to Manchester here. So we've got 1.6 million people of Pakistani heritage in the UK. We have 500,000 visits between our two countries every year. So we've got very natural bilateral ties in that sense. But the areas in which we really focus on are around climate change, health, education, and geopolitics. You know, there's a lot going off in the world. Pakistan's taken its seat on the UN Security Council on the 1st of January. So there's a lot we've got to talk about. The world is in a tricky place that we probably don't want to go into detail on over cereal. But yeah, lots that we've got to do together. Great. And I want to ask a special question. How is UK supporting Pakistan in education, climate change, or trade? So our trade balance is not very big, to be honest. It's £4.4 billion a year, which sounds like a lot, but actually it can be much more. So we're doing two things. One is kind of supporting the government's economic development plans and some of the reforms that it's doing. And then the other is kind of encouraging business-to-business links to make those links naturally. I mean, we run business delegations from the UK to Pakistan, Pakistan to the UK. So that's it on trade. On climate change, you know, the world is in a really, really bad place on climate change. And I know I can be very boring about this, but it's going to impact each and every one of us. And Pakistan's the 8th most vulnerable country in the world, having not contributed to the problem. So we're spending a lot of effort on technical resilience issues, but particularly around adaptation. So accepting that this is going to happen. So how do we adapt and enable human beings to live with the elements of climate change that we have? But yeah, health and education, also two areas that the UK has worked very heavily on, both in terms of
reform, in terms of family planning. So about 10 million women have been able to have a better choice on when they want to have their babies or not as a result of our work. And education, there's 26 million children out of school here, so supporting the government at the federal and provincial level on education reforms has been really important. Great. So what do you see as the biggest opportunities for strengthening ties between UK and Pakistan? So I think it's probably on climate change. So we've just launched a new major investment facility, and I won't get into technical detail, partly because I don't understand it. I've got people who do, though. But essentially putting in over £100 million of British taxpayers' money that will be into an investment fund that will help de-risk climate-related investment in Pakistan. And this is part of the work that we do through our overseas development to help countries to adapt and help countries to strengthen their systems. So it'll be investing things like renewable energies, cooking stoves, mini solar grids, things like that, things that have a real direct impact on people's lives. Are there any upcoming projects that you are excited about to announce? I think the investment one is our big one to announce. But yeah, we're constantly doing lots of creative things, including through the amazing British Council. And probably one of my highlights of this year is launching the new unreleased tracks of Nusrat Fateh Ali Khan. So I don't know if you know about this, but there's a guy in the UK who was clearing out a warehouse of old tracks, and he found this old file, and it was 4 hitherto unheard tracks that Nusrat Fateh Ali Khan had recorded in 1990. And they got so much material for the album at the time, they just kind of put it in a tray, and then they got put in a box, and the box got put in a warehouse, and then this guy found them. So for the last couple of years, these tracks have been taken off on videotape, digitalised, and we helped through the British Council launch the album earlier this year. So I think they're still trending on Spotify, and we're in the Guardian top 10. In fact, I think the #1 slot in the Guardian recommended tracks this year. So absolutely haunting. If you haven't picked them up, I recommend you go and have a listen. Oh, great, great. Are you fond of cooking? I'm fond of eating. And in order to eat, one has to cook. Yeah. So you cook yourself sometimes? I do. I have to confess, as a High Commissioner, you're quite often at functions eating somebody else's cooking, or you're bringing people together. So I might do a dinner on climate change or child marriage or something like that. So I have chefs for that. Okay. So the number of times I cook for myself is much lower than it was before I became a High Commissioner. So I'm a little bit out of practice. So I need some help. I'll help you. Excellent. So let's cook and let's chat there. Let's go cook. We can chat there, and we will make black pepper chicken with rice. Oh, sounds good. I've cooked rice for you. Thank you. You have to cook black pepper chicken for me. Oh, I feel like this is a jacket moment off, if that's okay. Okay. This is a nice, relaxed setting. Fantastic. Right. Okay. So this is the stove. And this is the hand sanitizer that I'm putting on, first of all. Okay. So I will be your chotu. You can call me your chotu, so I will provide you everything. You're telling me what to do, so really I'm your chotu. So these are the spices. Okay, yes. There is boneless chicken. Yes. So for salt and pepper chicken, what are the things you have to put in? Salt and pepper. Yeah. Salt and pepper. Right, am I using my fingers? Yeah, you can use. I've just washed them. Excellent, okay. Yeah. So let's have a little bit of salt. So we have taken the boneless chicken? Yes, we're taking the boneless chicken. We're adding some salt. We're adding some black pepper. Okay. And I'm very fond of garlic, so can I add lots of garlic as well? Garlic powder? Yeah. Okay. You need a spoon. I do need a spoon. I was just going to put my fingers in there, but you're right. I should use a spoon. That is because much more this is civilized. liquid. It's not powder. I know. I was going to use my fingers anyway, but this is a much better way. Is that the right sort of amount of garlic? A bit more? If you like it more, you can put it more, because I like more garlic. Well, I'm adapting to the levels of Pakistani spice, I have to say. In the UK, we don't eat quite so much spicy food, so I'm adapting to the late night spices. Okay, and a little bit of white powder. Are you getting used to the spices of Pakistani spicy? Food? Yeah, I'm trying to, yeah. And I'm going to take a
spoon and mix all of this up. What about the oil? Like, Yeah, lots of oil. how much you like it? Not too much oil. I think, yeah, I'm Is adapting it okay to- for like? for your That'll do, cooking? yeah, that's good. Right, just mix this up. I was back in the UK for fake Christmas, so I'm going to be here in Pakistan for Christmas. Ah, okay. Yeah, I was in the UK having a sort of fake Christmas with my family. So I ended up doing lots of In cooking. advance. In you advance, celeb. yes. So I ended up doing lots of cooking. So do Spoon all of chahiye. it? We'll do all of it. Haan. Let's play rapid fire Oh. while you're cooking. Oh my God, multitasking. Okay, Yes. you're on. Okay. Let's multitask. Okay. So, Sorry, I'm going to put this down. okay, tea or coffee? I will help you. Green tea, obviously. One of the things I love about Pakistan is no one looks at you weirdly if you say, can I have green tea? Huh. Whereas in some countries, they're like, milky chai, surely. Huh. I'm like, no, green tea, green tea. Green tea, no tea or no Always coffee. green tea. Okay, cricket or football? It's cricket, obviously. Oh. Yeah. I have to say, I knew more about football when I came here than cricket. Huh. But now, particularly with the England team visiting, I'm all about the cricket. Ah, okay. Do you like sweet or savory? Sweet. I am a chocolate girl. You're a chocolate love girl. Same chocolate. here. Yeah. I love My sweet chocolate. sister really likes crisps, Huh. so she's all into crisps. I'm like, I can leave crisps, give me chocolate. And I love hazelnut chocolate. What about you? Ooh, plain chocolate. Plain chocolate. Usually kind of like Dairy Milk, Galaxy, something like that. Yeah. Karachi or Lahore? I mean, I'm in Karachi, you've got a frying pan with lots of oil in it, so if I don't say Karachi, I feel like there could be consequences. But in reality, it's really hard to choose, right? They're both such amazing cities, so. And if I'm in Lahore, I'd probably have to say Lahore, but I love both for very different reasons. But you're kind of the soul in many, you know, Lahore is kind of the soul and the intellectual centre. You guys are the business, the trade, the rapid movement, like the energy fast-paced levels. city. Yeah, the energy levels in Karachi, so much higher than anywhere else. Wow. So I love that. Okay. Do you like bags or shoes? Bags or shoes? To be honest, I'm not really a fashionista at all. What my ideal is that somebody is like, there you are, High Commissioner, this is what you're wearing today. I would love that. I don't know if you've seen the Netflix show, The Diplomat. The most unrealistic bit is where they're like, we've packed your suitcase, High Commissioner, Ambassador, and you're wearing this dress. I'm like, no, I'm the one who's running around at 11 o'clock at the night going, oh my God, I've got to get on a plane to Karachi tomorrow, and what am I going to wear? So, yeah. Clothes, bags, shoes, I'm not particularly interested in any of them. Are you fond of like celebrities? So have you got a favorite British celebrity or Pakistani celebrity? Do you know, I'm not great on celebrities, to be brutally honest. I know, like, you have to be very cool and think about celebrities, but I mean, my crush of the year is Nusrat Fateh Ali Khan with the release of those tracks. I mean, they're just so moving. But he's my top Trump celebrity for 2024. Wow. So I think you've done that chicken really well. Yeah. I think my input has been minimal. Your style has been impeccable. Because I was your chotu. But we have. Oh, no, you did all the work. I just added a bit of garlic badly. But that smells good. It smells good and it's ready. Do we What get to about eat like, it? are you fond of dancing? A little bit. Yeah, I don't mind busting out a move. Yeah. So I will, I want to teach you something. You want to learn some cultural steps of our Pakistan? I mean, I want to eat the chicken, but if I have to do cultural steps first, I'll do that. Kitchen. Yes. Okay, cultural steps. Okay. Go on. So you know that you are in Sindh. Yes. So my husband is also Sindhi. Yeah. So I'll go for Sindhi step. Okay, Sindhi I'll just steps. teach you a Sindhi step on a Sindhi music. Okay. You want to follow? Yeah. Okay. I'll try and follow. Music. You're easy to follow. Oh, thank you so much for, like, you are here, you take out time for your fans and you're learning, you're adopting our cultural part. So thank you so much for being here. Thank you very much. Thanks for having me on the show. And, Thank you. and I hope I put the right amount of spices on the chicken for you. Oh, thank you so much. Thank you. So we'll taste it.
Okay. And then I'll tell my public, my Yeah. fans, Okay. that you are a good cook or you are a okay cook. I'll just... I think you will have made up for any deficiencies that I have. So Leah, let's have some, shall we? Okay, yeah, sure. So, I think that bit looks good. So हमारी तरफ से खुदा हाफिज, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल. दुआओं में याद रखिएगा. ये था हमारा प्रोग्राम. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान.